हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुके हैं। अपने उन 5 पार्ट में हमने लगभग हर एक पार्ट में 10 से 15 प्रश्नों को चेक किया था। आपको पता है कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी प्रश्न लिखकर भेजे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम एक ग्रुप बना के अपने इन पार्ट्स में चेक करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपने जो जो प्रश्न भेजे हैं उनमें से क्रमागत रूप से आप लोगों के प्रश्न चेक हुए हैं, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उनको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि आपने अपना उत्तर कैसे लिखा था, अपने उत्तर में आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता थी और साथ ही उसमें ऐड करके आपका उत्तर और बेहतरीन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? भारत में EIA से जुड़ी चुनौतियों और महत्व क्या हैं? किसी भी विकासात्मक परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है, जिसमें EIA पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निरंतर 2006 में नए कानून को अधिसूचित किया में 4 चरण शामिल जो निम्न है: स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, जनसुनवाई, स्कोपिंग। स्क्रीनिंग, ये बाहर नहीं पॉइंट लगाना, और पहली बात तो इनको एक्सप्लेन ही नहीं करना है आपको। स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, इनको एक्सप्लेन नहीं करना। चरण आपसे नहीं पूछा। देखो, यही हमें समझने की जरूरत होती है कि हमसे जो प्रश्न पूछता है हमें डायरेक्ट उस पर हिट करना है, और उस पे हिट करते हुए आपको इन चरणों को निष्कर्ष के तौर पे या सुझाव के तौर पे आपको बताने होते हैं। तो आप सबसे पहले तो बता दें कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन होता क्या है, 5 से 6 लाइन में। ठीक है, फिर आप बता दें कि भारत में इससे जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं। फिर आप बता दें कि इसकी महत्ता क्या है, मतलब अगर इन चुनौतियों पे अगर हम काम कर लें तो फिर ये क्यों उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे आपको बताना होता है। और मेरा तो यही मानना है कि ये आपका उल्टा वैसे लिखा है, तो आप बता दें कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इस महत्ता में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय कौन से हैं, और अगर दूर कर लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। तब वहां पे इन वर्डों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चरण वगैरह आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, कॉपी इसके बाहर मत लिखें और ये बुंदी बुंदी कुछ भी मत लगाएं। अगर जब भी आपको लिखना होता है तो पॉइंट लिखें। दूसरी चीज, कभी हेडिंग बना के मत लिखना। कभी भी हेडिंग बना के एक बात गांठ बांध लो कि यूपीएससी में हेडिंग बना के उत्तर नहीं लिखना होता है। सिंपल सी बात। कोई लिखकर आया है, टॉपर हो या कोई भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 50% नंबर देने के लिए मैं तैयार नहीं करता हूं। मैं आपको 70+ नंबर दिलाने के लिए तैयार करता हूं। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सी बात है। ये पॉइंट वगैरह ऐसे मत लिखिए, ये बिंदा यहाँ पे। ठीक है, महत्व के बारे में आपने बताया कि EIA रिपोर्ट भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय, देखो इसको शॉर्ट में लिखो कि महत्व क्या है। ये किसी परियोजना की विकासात्मक गतिविधि को तय करता है। ये सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता है। ऐसी वर्ड आप उपयोग किया करो, एक एक लाइन, 2-2 लाइन में। उन उपायों को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावित करने वाले कारकों को समायोजित कर सके। वैज्ञानिक मूल्यांकन के कानून एक मान्यता प्राप्त। ये पॉइंट यहाँ किसने कहा है आप लोगों से कि पॉइंट बाहर लिखा करो? बाहर मत लिखा करो। वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कानून एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र EIA सलाहकार का प्रावधान करता है, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है। एक मिनट को, पेन को पहले मैं चेंज करूं। अरे भाई, इसको भी पता नहीं क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है इसको भी। ठीक है, अध्ययन। ठीक है, आधी धा या फिर न। जन सुनवाई द्वारा मंच स्थानीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, स्थानीय। ठीक है, आधी ना, सॉरी पूरी ना और बड़ी की मात्रा। लोगों को अपनी चिंताओं को उठाने का मौका देता है। इस प्रकार यह स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करने में मदद करता है। भारत में EIA से संबंधित चुनौतियां। EIA प्रक्रिया तथा अपने नागरिकों जिम्मेदारियों पर स्थानीय लोगों में जागरूकता में कमी, स्थानीय भाषा में अनुपलब्धता। ठीक है, EIA समिति में शामिल अधिकारियों में जानकारी का अभाव, भ्रष्टाचार का होना, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब यहाँ पे आप मल्टीनेशनल कंपनी लिखा करें। कानून में छूट, प्रावधानों और खामियों का फायदा उठाकर EIA प्रक्रिया को दरकिनार करती हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग और स्कोपिंग प्रक्रियाओं के समग्र संचालन में स्पष्टता की कमी है।
अब आप सुझाव तो बताओ। सिंपल सी बात है, देखो मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो, एथिक्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, या आपदा से क्वेश्चन हो, या एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन हो, सोशल जस्टिस से, वैसे 90% जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको अपना सजेशंस देना होता है, बशर्ते ट्रेडिशनल छोड़ के। मतलब हिस्ट्री में आप सजेशन नहीं देंगे कि नहीं 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 आर्य तो आ गए थे, ये मेरी राय है, ऐसा नहीं चलता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो ये सब्जेक्ट होते हैं इनमें आपकी राय जरूर पूछी जाती है, क्योंकि इन पॉलिसीज को आप गठित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार भारत में पर्यावरणीय प्रभाव नियंत्रण, पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए ईआई महत्वपूर्ण है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास जब लक्ष्य लिखते हो तो एक दो लक्ष्यों के बारे में बता दिया करो कि कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, चाहे वो 17 की बात हो चाहे 7 की बात हो, ऐसे बता दिया करो, ठीक है। विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, ठीक है, ये क्या लिखे हो आप, आकलन, आकलन लिखा करो। चाहिए जो लोगों और धरती, धरती वर्ड उपयोग मत करना, पृथ्वी उपयोग किया करो, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लिखें, ये पॉइंट ऐसे बाहर मत लगाएं, इनको पॉइंट को यहाँ नंबर 1 नंबर 2 डालें। अगर यहाँ पे आप पॉइंट डालना है तो यहाँ पे आप पैराग्राफ का उपयोग करें, ठीक है, महत्व के लिए। फिर आप बताएं इस चीज़ों को, क्योंकि बार बार बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो उत्तर अच्छा नहीं है। इतनी सारी हेडिंग ये नहीं लिखना है, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं है। इतना एक कट कर दो, जो पहले लिखा है वो लिखो, फिर महत्व को बताओ, महत्व को पैराग्राफ में बताओ, ठीक है, और फिर उसको चुनौतियों को पॉइंट में बताओ, या फिर महत्व को पॉइंट में बताओ, चुनौतियों को पैरा में बताओ और सजेशन को फिर पॉइंट में बताओ। ऐसा क्रम होता है जिगजैग मोशन में, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने उत्तर को लिखना है, इसमें अलग अलग पॉइंट को ऐड करना है। बाकी पीछे जितने भी मैंने उत्तर कराए हैं उनमें जो बच्चों ने लिखा है उसमें आप ऐड करिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र को लेके। आपने लिखा है लोकतंत्र वाले क्वेश्चन में क्या कि हाँ, यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो यह कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है, चाहे वह अच्छी अथवा बुरी टिप्पणी करें। सोशल मीडिया, ये हेडिंग नहीं डालनी है। सोशल मीडिया एक ऐसा डिजिटल माध्यम जो अभिव्यक्ति के अधिकार को आसान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को सार्थक बनाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार अपनी बातों को जनता तक पहुंचाती है, जो जनता सरकार की आलोचना करने के लिए इसको अपना माध्यम बनाती, जो जनता। अच्छा, कई बार ये सकारात्मक भी होती है तो कई बार नकारात्मक भी। सकारात्मक पहलू लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना, ये वाली कौन सी डिजाइन है, ये ऐसे करके, ये ऐसे कौन सी डिजाइन है, अरे बनाओ तो या तो फिर ऐसे मतलब बना दो फ्लावर करके, ठीक है, मतलब वैसी बनाओ कुछ अच्छी, मतलब ऐसे डिजाइन बनाओगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा। और मेरा मानना यही होता है कि जब भी ऐसी जगह आती है ना तो थोड़ा डेकोरेटेड वाली डिजाइन हो, जैसे बीच में से गोला बना दो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे फ्लावर बना दो बॉल की तरह, और फिर आप लिख दो वहाँ पे छोटा छोटा, ठीक है। जवाबदेही तय करना, नागरिकों की सहभागिता, डिजिटल डेमोक्रेसी, सूचनाओं से अवगत कराना। सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्षों को देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करके व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को भी उजागर करता है, जिससे डिजिटल डेमोक्रेसी की परिकल्पना साकार होती है। अब ये देखो लिंक करने की बात, ठीक है, ऐसे लिंक करना होता है, मतलब डिजिटल डेमोक्रेसी को। जैसे मैं भी, अरे ये वाला नहीं लिखना होता है, मैं भी मत लिखा करें, सिर्फ #MeToo लिख दिया करें। मीटू ये बदसलूकी, मीटू यह बदसलूकी एवं यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिलाओं का सोशल मीडिया आंदोलन था। वर्तमान समय में सोशल मीडिया लोग, ए भाई एक बात बताओ, ये लोकतंत्र की बात कर रहा है, सोशल जस्टिस की थोड़ा ना बात कर रहा है। सोशल मीडिया आंदोलन था। वर्तमान समय में सोशल मीडिया लोगों को मात्र सूचनाओं से ही अवगत नहीं कराती, बल्कि सरकार की जवाबदेहिता, देहिता ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एवं नागरिकों की सहभागिता, नीचे वाला तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करके लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। हालांकि इसके नकारात्मक पक्ष उतने ही घातक हैं जितने अच्छे हैं, जितने अच्छे इसके फायदे हैं। नकारात्मक पहलू, झूठी खबरें संप्रेषित करना, घृणा भरी शब्दों का व्यवहार, यहाँ हेट स्पीच लिखा करें, राजनीतिक ध्रुवीकरण, विदेशी हस्तक्षेप। उपयुक्त बातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया समान दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का असंख्य समूह है। समान दृष्टिकोण रखने वाले कहाँ से हो गए? अलग अलग लोग तो अलग अलग ढंग से सोचते हैं ना। कोई गाना बनाने के लिए करता है, कोई टुक टुक चलाता है,
सबके लिए अलग अलग है। एक दूसरे के हित ऐसे नहीं होता है, हित ऐसे कई बार टकराते रहते हैं, जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, फेसबुक वर्सेस ट्विटर, अच्छा आदि के कारण समाज में दुर्भावना फैलती। कई बार इसके जरिए अश्लीलता ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पे सा आएगी, ठीक है, अश्लीलता को भी प्रसारित किया जाता है। तो कई बार झूठी खबरें दंगा का रूप ले लेती हैं। दिल्ली दंगा, महाराष्ट्र साधु हत्याकांड आदि, ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो। दिल्ली दंगा दे सकते हो लेकिन महाराष्ट्र साधु संत मत दिया करो। इन सब के बावजूद मॉब लिंचिंग जरूर दे सकते हो। इन सब के बावजूद सोशल मीडिया किसी भी देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली उनकी पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करती है। सरकार के बारे में तो लिखो, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं सरकार ने, इसके संदर्भ में क्या किया, प्रगति पोर्टल वगैरह इसका उल्लेख करो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपसे क्वेश्चन मूलतः दो लेवल पे है। पहला लेवल ये है कि ये पॉलिटिकल एंगल पे, ठीक है, कितनी अच्छी है, मतलब पॉलिटिकल एंगल पे डेमोक्रेसी में, ठीक। दूसरा, डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है सोसाइटी को लेके, उसको फुलफिल करने में कैसे निगेटिव हो रही। बस ये इन दो धागों पे बुना हुआ उत्तर है कि पॉलिटिकल में जवाबदेहिता तय करती है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, ठीक है। जनता की जो स्कीमें हैं उनमें पारदर्शिता लाने का प्रयत्न करती है, सरकार को जवाबदेह बनाती है, प्रशासनिक ऑफिसर्स को जवाबदेह बनाती है, ठीक है। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर दो कि सोसाइटी में क्या हुआ, कई बार इससे मॉब लिंचिंग आती है, समाज की समरसता प्रभावित होती है, कई प्रकार के दंगे और हेट स्पीच के माध्यम से इंडिया को जो आइडिया है वो डाइल्यूट होता है, ऐसे बता दो। लेकिन कोविड के दौर में सोशल मीडिया ने एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे भी बता दो। अतः सोशल मीडिया अपने आप में एक बुरी चीज तो है, लेकिन अगर इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तो एक कोविड जैसी महामारी में एक संजीवनी के रूप में काम करता है। अब ये वर्ड यूज करो ना, संजीवनी वाला, क्यों? क्योंकि ब्राजील में जब हमारे यहाँ से वैक्सीन भेजी जा रही थी तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हनुमान जी के चित्र के रूप में दिखाया था कि संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं भारत के लोग। तो ऐसे वर्ड का चुराया करो अलग अलग जगह से, फिर देखना आपके उत्तर में एक अलग प्रकार का डायमेंशन मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 2-3 प्रकार के शब्दों को ऐड कर दें, जो वर्तनियों में गलतियां हुई उन वर्तनियों में सुधार करें और अपने एंगल को भी बताएं थोड़ा। आपने तो अभी ओपन कर दिया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपका कहाँ है, अपना व्यू भी तो रखें। और यही डिफरेंस है, यही यूपीएससी में और नॉर्मल अदर एग्जाम्स में या अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिफरेंस होता है आंसर राइटिंग को लेके। बच्चा क्योंकि यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है तो उसको लगता है आंसर एज इट इज वैसे ही तो लिखना है, बट यूपीएससी के आंसर में आपको अपने सजेशंस, अपने व्यू पॉइंट डालने हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं, हम मानते हैं कि, ये मेरी राय है कि, ऐसा भी नहीं लिखना है। आपका सजेशन का मतलब है सिविल सर्वेंट का, वहां आपका नाम नहीं आएगा, तो ऐसा भी ध्यान कर रखिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र से रिलेटेड। यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभावों के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह कि सोशल मीडिया मानवीय मनसा को बढ़ाता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र पर सोशल मीडिया की स्थिति लोगों की स्वतंत्रता का परिचायक है, जिसमें जनता अपने विचार को फेसबुक, ट्विटर नहीं होता है, ट्विटर, ये तो ट्विटर का मतलब हो जाता है पढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, ठीक है। ट्विटर, ये ट्विटर, यूट्यूब आदि के माध्यम से दुनिया के सामने रख पाता है। यहाँ पे कायदे से आप लोगों को ये फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये वर्ड नहीं प्रयोग करना चाहिए, आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, और चाहे तो इसको ब्रैकेट में डाल दो। और यहाँ पे काम ये कर सकते हो, इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो, ठीक है। फेसबुक आपने डाल दिया, यूट्यूब आपने डाल दिया, ठीक है, ट्विटर आपने डाल दिया ऐसे, या इंस्टा, ज़्यादा वैसे नहीं डालना होता है। जो इसकी सकारात्मक पक्ष को निम्न प्रकार से दर्शाता है: नागरिकों की सहभागिता, सोशल मीडिया, डिजिटल डेमोक्रेसी, जवाबदेही तय करना, लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना। डिजिटल डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से होती है, ताकि सोशल मीडिया स्वतंत्रता के इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा, धारणा नहीं होता है, धारणा, अवधारणा उल्टा वाला 10, ठीक है, को सक्षम बना पाती है। साथ ही ऐसे
उपकरण के रूप में कार्य करता है जो अजय प्रतीत होने वाली सरकारों पर सवाल उठा सकता है, उन्हें जवाबदेही बना सकता है और वर्षों में और 5 वर्षों में प्रति 5 वर्ष में वोट के माध्यम से सरकार के कार्यों के प्रति संतुष्टि एवं असंतुष्टि जाहिर कर सकता है, ऐसे लिखना है। परंतु इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के तहत लोग केवल उन्हीं दृष्टिकोण को देखते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं। इससे देश के वास्तविक समस्याओं में पिछड़ापन आता है तथा इससे विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है। इसका उदाहरण अमेरिकी चुनाव में रूसी संस्थाओं का हस्तक्षेप होना। वहीं झूठी खबरें, झूठी नहीं फेक, ठीक है ना। एक सीरियल आता है पाकिस्तान का था सीरियल, मैं झूठी हूँ, झूठी सीरियल, मैंने सारे एपिसोड उसके देखे थे। मतलब औरतों वाले एपिसोड भी मैं बहुत देखता हूँ, मतलब 2-3। जैसे एक और है टर्की का सीरियल है, आप लोगों को अगर कभी फ्री हो ना तो देखना, बड़ा अच्छा सीरियल है, हमारी कहानी। अच्छा, बड़ा अच्छा सीरियल है। मतलब वो स्ट्रगल है एक देवी जी का, और वो बात अलग है कि वो बाद में प्यार मोहब्बत में बदल जाता है, लेकिन उस लड़की का स्ट्रगल ऐसा है कि बड़ी मेहनत करती है वो अपने भाई बहनों को पालने में। अफवाह के जरिए जहां सोशल मीडिया लोगों द्वारा उठाई गई आवाज को बल प्रदान करने का कार्य करती है एवं कभी कभी कुछ लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल गलत सूचनाओं के प्रयास हेतु भी किया जा सकता है। यहाँ पे आपने 2 एंगल तो बताए हैं, अपना एक व्यू बताएं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इसके संदर्भ में कार्य किए हैं उसको बताएं, और इसको निष्कर्ष के तौर पे थोड़ा अच्छा ले जाएं। जैसे यहाँ पे आपने बताया तो है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करें पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रख के, कि किस तरीके से जनता सरकार की योजनाओं को एक तरीके से जांचने का काम करती है सोशल मीडिया के माध्यम से। कोविड-19 के पेंडेमिक का तो जिक्र ही इसमें नहीं है, उसका तो करो ही करो हर जगह पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंट बात है कि प्रगतिशील लोकतंत्र को बढ़ावा देने में काम आता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसी बातों को लिखोगी तो थोड़ा उत्तर अन्य की अपेक्षा और बेहतरीन हो जाएगा। अभी ये उत्तर बिल्कुल सामान्य है, जैसे एक सामान्य अभ्यर्थी ने लिखा हो वैसा सामान्य है, ठीक है। एक और बात की राइटिंग थोड़ी सही करें, थोड़ा और अच्छा लिखने का प्रयास करें, धीरे धीरे को लिखोगी तो अच्छी हो जाएगी। अब मेरे से कोई कहते कि सीधे हाथ से लिखो, तो सीधे हाथ से शायद मैं इतनी अच्छी राइटिंग बना पाऊँ, लेकिन उल्टे हाथ से मेरी राइटिंग थोड़ी और अच्छी हो जाती है। तो वही बात है, प्रैक्टिस करेंगी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि प्रीवियस पॉइंट कौन कौन से ऐड करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये किसकी है कॉपी? थोड़ा और अच्छे से कॉपी चेक किया, इसको मतलब वो किया करें, फोटो क्लिक किया करें, फ्लैश ऑन करके किया करें अपना। सर जी, पहले वाला क्वेश्चंस का आप निष्कर्ष चेक ही नहीं किए। क्या मैम? क्या पहले जो अभी जो चेक किए ना, उस क्वेश्चंस का निष्कर्ष आप चेक नहीं किए। अभी जो मैंने चेक किए हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? चंपा जी। ये वाली कॉपी है क्या? अभी जस्ट किए ना कि थोड़ा यस सर। ये तो नहीं है, रुको एक मिनट। नहीं, अभी जो बोले ना कि कोविड-19 डालना है। अच्छा, एक मिनट सामान्य अभियान तरीका है। एक मिनट देवी, एक मिनट। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, चंपा जी, स्टीफन कॉवी। सिंह साहब, हर्षु, अमृता, सचिन तियोतिया, चंपा जी, ये वाला ना। अच्छा, इसमें लास्ट में निष्कर्ष भी है। अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। वहाँ झूठी खबरें प्रयास हेतु भी किया जा सकता है। फिर आपने लिखा है कि निष्कर्षतः भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना, ताकि सोशल मीडिया में लोगों को सही व वास्तविक जानकारियों से अवगत किया जा सके। 2 बार अवगत मत लिखें। और वर्तमान की विधि व्यवस्था को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। इसको, ये नीचे वाली लाइन को थोड़ा और सही करें, क्योंकि विधि व्यवस्था तो है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन इसको और अच्छा करना है ताकि एक प्रगतिशील लोकतंत्र की ओर बढ़ सकें। अब आप यहाँ पे इस निष्कर्ष को थोड़ा और चेंज करें। कैसे आप लिख सकती हैं? आप इसको ऐसे लिख सकती हैं
कि उपयुक्त बातों और सुझावों से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का प्रभाव लोकतांत्रिक स्तर पर दो तरफा होता है। अगर सोशल मीडिया ने चौथे स्तंभ की भूमिका के रूप में निष्पक्षता को जाहिर करते हुए और पारदर्शिता के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन किया, तो वह किसी देश के लोकतंत्र के लिए एक प्रगतिशील लोकतंत्र की नींव के रूप में काम करेगा, जो कि न केवल वहां के आम जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि भावी भविष्य की संकल्पना को भी साकार करेगा। ऐसा लिख सकती है निष्कर्ष। तो इससे उत्तर में थोड़ी एक पारदर्शिता आ जाती है, या इसमें योजना को आप बता दें, ठीक है, या नए भारत के लिए बता दें, ऐसा करके कुछ भी बताएं, लेकिन वो कोई भी वर्ड यूज ना करें। जैसे ऐसे क्या लगता है ना कि अभी भारत में अराजकता है, विधि व्यवस्था है ही नहीं, तो इस वर्ड से बचें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया, विस्तृत उत्तर दीजिए। कोविड-19 के दौरान शिक्षा प्रणाली के साथ साथ अन्य संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत सरकार द्वारा डिजिटल पहल के माध्यम से शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन व्यवस्था संचालित की, जिसका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। सकारात्मक विशिष्ट लचीलापन, समय की बचत, आर्थिक बचत। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शहरी ग्रामीण को जोड़ने का काम किया तथा डिजिटल, जब तथा लगाओगे तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा, तथा डिजिटल पहल से आर्थिक बचत के साथ साथ समय की बचत को भी देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज बैठे युवक, ये युवतियां लिख दी है क्या, युवक और युवतियां, ठीक है, युवतियां को शिक्षा देना और इतना लचीलापन, सॉरी क्या लिख दिया आपने यहाँ पे, बचत भी देखने को मिली, एवं ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज बैठे युवक युवतियों को शिक्षा देना और इतना लचीलापन देखने को मिला कि आप अपना मनपसंद विषय को चुन सकते हो, जिसके माध्यम से, ये लाइन थोड़ी बिल्कुल वैसी अजीबोगरीब है, इसको थोड़ा अच्छा बनाओ स्टैंडर्ड। कैसे कि आर्थिक बचत के साथ साथ समय की बचत भी देखने को मिली, साथ ही ये भी देखा कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे युवक और युवतियां अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से अपने मनपसंद विषय के अनुरूप संचालित कर पा रहे हैं। ऐसे लिखना है, चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाया गया। वाह, ये ग्रीनिंग किसका है, किसकी कॉपी यही है, आप में से किसी की है? डिजिटल पहल, आर्थिक स्थिति, नकारात्मक पथ, शिक्षा प्रणाली, सामाजिक संरचना। ऐसे मत किया करो, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, ऐसे तो इतना ग्रीन मत किया करो। वर्तमान में भी सामाजिक संरचना कई वर्गों में भी विभाजित है, जो उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण सामग्री मोबाइल ला कहाँ गया, लैपटॉप इत्यादि खरीद में असमर्थ नहीं होता है, असमर्थ होता है, ठीक है, हैं, तथा आज भी कई ग्रामीण इलाकों में नेट की सुविधा नहीं है। अच्छा, एवं कुछ माता पिता ना पढ़ने के कारण, मम्मी पापा क्यों नहीं पढ़ेंगे, कुछ माता पिता ना पढ़ने के कारण, पढ़े लिखे ना होने के कारण, ये बोलो ना, अपने बच्चों को ऑनलाइन की शिक्षा, ये ऐसे नहीं लिखना है भाई। माता पिता नहीं पढ़े लेकिन फिर भी तो अपने बच्चे को मोबाइल खरीदवा रहे हैं ना, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिससे शिक्षा पर गहरा प्रभाव देखने को मिला। फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगेगा। भारत में शिक्षा बहुत उपयोगी है, किंतु अभी पूरी तरह सफल नहीं है। सही बात है, मोदी जी पागल है, 97% हमारी साक्षरता रेट चली गई है इस समय, अभी पूरी तरह सफल नहीं। इसके लिए सरकार के साथ साथ प्राइवेट संचार निगम कंपनियों को सामने आना होगा। तो अभी भारत सरकार के सब चल रहे हैं क्या, जियो जिससे कि उन्हें एक सार्थक शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकल्प के माध्यम से एक बेहतर ऑनलाइन शिक्षा। आप लोग जब ऐसा उत्तर लिखते हो ना, तो आप सीधे सीधे सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे होते हो। तो ये सोच लिया करो, आपने जो लिखा है वो सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना। सरकार पे प्रश्न चिन्ह का मतलब आप अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। देखो सिंपल सी बात पे इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है। मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि भारत में किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। योजना अच्छी है, प्रोविजन अच्छे हैं, प्रोग्राम अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कुछ हद तक, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सिंपल सी बात बताओ कि जैसे अभी आपने देखा होगा ओलंपिक के खेल में एक शायद मणिपुर की देवी जी हैं, ठीक है,
तो मणिपुर की देवी जी के साथ क्या हुआ कि मणिपुर की देवी जी को पहुंचना है घर वापस, लेकिन वो जिस जगह से आती हैं वहां उनके गांव की पूरी सड़क ही कच्ची है। लेकिन ये डिसाइड किया वहां के कलेक्टर ने, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने कि उनके आने से पहले सड़क पक्की हो जानी चाहिए। सोच सकते हो, इससे पहले सड़क ही पक्की नहीं थी, लेकिन एक दिन में सड़क पक्की बनवा दी। तो मतलब क्या है कि विल पावर नहीं थी प्रशासन में। प्रधानमंत्री जी को अगर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जाना है तो पल भर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना कुशीनगर में तो कोई देखने भी नहीं जाएगा नॉर्मल। तो ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सही से, तो चीजें अच्छे से हो पाती। तो इम्प्लीमेंटेशन के पोर्शन पे आप लोग फोकस किया करें, गवर्नमेंट की आलोचना ना किया करें, सरकार की पहलों के बारे में बताएं। मतलब सरकार इतना सब कुछ कर रही है, स्वयं पोर्टल ले आई, मनोदर्पण इनिशिएटिव ले आई, निष्ठा प्रोग्राम ले आई, लोकल से वोकल की बात कर रही है, कई लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात कर रही है, पाठ्यक्रम को विविधीकृत कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई। और क्या चाहते हो भाई? ये चीजें तो लिखो ना यहाँ पे। तो ये चीजें आप लिखेंगे तो काफी बेहतरीन होगा। बाकी इतनी भयंकर आलोचना सरकार की मत क्या करें, उत्तर कट जाएंगे। बात ये भी ना, सरकार के प्रति इतना बड़ा निगेटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि हमारे उत्तर में भी वो दिखने लगता है। एक बात बता दें, आपके उत्तर में और सरकार की आलोचना में, दोनों में अंतर है, उसको रियल में मत वो करें। ये किसका प्रश्न है? यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई तो वह यह कि सोशल मीडिया मानवीय मनसा को बढ़ाता है, चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। टिप्पणी कीजिए। सोशल मीडिया को किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसमें राजनीतिक सामाजिक के बीच सेतु का काम करता है, जिसका प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक देखने को मिलता है। सकारात्मक डिजिटल डेमोक्रेसी, जवाबदेही तय करना, जवाबदेही नहीं जवाबदेहिता, ठीक है। नागरिकता की सहभागिता, नागरिकों की सहभागिता, लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना। डिजिटल डेमोक्रेसी, हेडिंग नहीं डाल के बताना है, 1000 बार समझाया है। डिजिटल डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार सोशल मीडिया स्वतंत्रता के इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोग, ये जब सोचो, एक बात होता है आप लोगों को, जब ऐसे आपने लिखा, ऐसे इंटरव्यू में बोल दिया, उसने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, क्या अभी स्वतंत्रता नहीं है? आप थोड़ी देर के लिए घूम जाओगे और उतने में नंबर काटते हैं वो। तो इसलिए आपका उत्तर अपने आप में आपकी इंटरव्यू की तैयारी होता है कि इन मंचों के माँ कहाँ गया, माध्यम से, ये भी तो लिखो। लो, ये ऊपर कट्टू किए हैं। जवाबदेही तय करना, हेडिंग नहीं डालनी है भाई साहब, हेडिंग बिल्कुल नहीं डालनी है, बिल्कुल भी नहीं डालनी है। सोशल मीडिया समाज व राजनीतिक का एक आईना है। समाज व राजनीतिक का मतलब क्या? जो अपनी इनके प्रति नैतिक और निष्ठावान से अपनी जवाबदेही तय करता है, जिसके माध्यम से सरकार के कार्यों के प्रति संतुष्टि और संतुष्टि व्यक्त किए जाने की भावना से अलग लोगों द्वारा संचालित निरंतर परिवर्तन ला सकता है। मीडिया के माध्यम से जनता को हमेशा अच्छी या बुरी समाचार द्वारा अवगत करती है। मतलब सोचो क्या लिखते हो आप लोग। नकारात्मक पक्ष, इसमें भी आप हेडिंग पक्का डालोगे, हेडिंग नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप लोग दूसरों के आंसर पढ़ो मेरे भाई, दूसरों के आंसर पढ़ो। की तरह कार्य करता है जहां लोग केवल उन दृष्टिकोणों को देखते हैं जिससे वे सहमत होते हैं। पृथक दृष्टिकोण रखने वाले को उस इको चैम्बर यानी एक से दृष्टिकोण को पसंद करने वाले को लोगों का समूह अलग कर दिया जाता है। विदेशी हस्तक्षेप, वर्ष 2016 में अमेरिका में हुए चुनावों के निकट रूसी संस्थाओं ने सार्वजनिक भावनाओं को प्रभावित करने के लिए फेसबुक पर नकली पेज बनाए एवं प्रचार किया, जो अनिवार्य रूप से सूचना हथियार के रूप में सोशल मीडिया के उपयोग को दर्शाता है। सब ने ये लिखा है, लेकिन किसी ने पेगासस को करंट अफेयर्स में यूज नहीं किया है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि आपका करंट अफेयर्स सच में बहुत वीक है। झूठी खबरें, फेक न्यूज, जहां सोशल मीडिया का प्रयोग, आपने तो इसको ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हेडिंग वेडिंग हटाइए सब कुछ, ऐसे आपको थोड़ा लिखना है हेडिंग से। अब यहाँ पे सरकार की बारे में आपने कहाँ लिखा है, प्रगति पोर्टल का उपयोग कहाँ किया है? मतलब इन चीज़ों से बचो भाई, जिससे राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण ऐसे नहीं लिखा जाता है, रखने के लिए सदैव तत्पर रहें। इन चीज़ों को सुधार करिए, ऐसे नहीं लिखना है इनको। आवाज नहीं होता, जनता की आवाज,
और सोचो आपने इसको अंडरलाइन किया, देखेगा एग्जामिनर पहले ही से काट देगा, और जो ही काटा एक नंबर कटा तुरंत आपका, ये समझना। ये जैसे किच्ची पिच्ची कर रहे हो ना, ये किच्ची पिच्ची नहीं करना, 1000 बार समझाया है, एक लाइन ऐसे आप लोग काटा करो। मतलब वो स्थिति लगता है आप लोगों की है अभी मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे स्कूल में हमारे यहाँ मैडम क्लास 4-5 में एक एक बच्चे की कॉपी चेक करती थी, फिर उसको डांटती थी, फिर जितनी गलती होती थी उतनी बार कुटाई करती थी। तो वही वाली स्थिति है, बशर्ते हम कुटाई तो नहीं कर सकते आपकी। चलिए ये वाला आंसर देखते हैं। भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में सहयोग किया, विस्तृत उत्तर दीजिए। विगत कुछ वर्षों से डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष नहीं होता है, अंतरिक्ष होता है, आदि में नित नई नई पहलें की शुरुआत कर रही, नई पहलों, ठीक है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में की गई पहले महत्वपूर्ण है। इसके तहत दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, मनोदर्पण, दर्पण नहीं होता है, दर्पण होता है, उल्टा 10, आप उल्टा 10 हमेशा गलत लिखते हो, कभी नहीं लिखे हो उल्टा 10, आदि पहले की गई। साथ ही नई शिक्षा नीति में भी इस शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई। इसको कायदे से अगर निष्कर्ष के तौर पे लिखते तो और अच्छा बनेगा। हालांकि कोविड-19 के समय ई शिक्षा कार्यक्रम और भी प्रासंगिक हो गया, क्योंकि इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, तो शिक्षा का एकमात्र विकल्प ऐसे नहीं लिखना होता है, विकल्प, ठीक है, ई शिक्षा रह गया। यद्यपि ऐसे लिखना होता है, विद्या वाली धा। इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष हमें देखने को मिलता है, जो निम्नवत है। लागत प्रभावी शिक्षा में लचीलापन, कौशल ज्ञान को बढ़ावा देना, शिक्षा का पहुंच सभी तक, ऐसे नहीं लिखना। ये जब आप लोग हिंदी में एक वर्ड पढ़ते होंगे ग्रामर में कि शब्द ऐसे ही लिखे होंगे, शिक्षा का पहुंच सभी तक, अब क्या आ जाएगा, इसको सही अर्थ में लिखो, ठीक है, सभी तक शिक्षा की पहुंच, समझ गए, ये होता है इसका क्रम। समय प्रबंधन एवं बाध्यताएं में कमी, समय प्रबंधन एवं बाध्यताओं में कमी, ऐसा हो। शिक्षा में लचीलापन, लागत प्रभावी, ठीक है। उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि डिजिटल पहलें, नीचे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि दिखाई नहीं रहा मुझे, ठीक है, प्रदान, चलो आगे, करता है जो न केवल समग्रता प्रदान है, डिजिटल पहले शिक्षा को एक समग्रता प्रदान, अच्छा, प्रदान करता है, अच्छा, जो न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों को भी सहज बनाता है। इसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी उसके घर, ये आपका घा कितने बनना है और समझ भी नहीं आ रहा है, पर ही एक उचित माहौल बनाया जा सकता है और वे अपनी उन्नत भविष्य की इबारतें गढ़ सकते हैं। यद्यपि इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां दृष्टिगत हैं जो कि निम्नवत हैं। अब देखो, दृष्टिगत और निम्नवत ये दोनों एक ही शब्द होते हैं, तो इनको एक साथ कभी मत यूज किया करो। यद्यपि इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं, ऐसे बताना होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, शिक्षा का व्यावसायीकरण होना, गरीब अभ्यर्थियों तक डिजिटल डिवाइस का पहुंच न हो पाना, अधिक समय तक डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन रहने से शारीरिक व मानसिक तनाव का बढ़ना, अनुशासन बनाए रखने की समस्या, इन तमाम प्रकार की चुनौतियों को दूर करने हेतु तो सरकार द्वारा भारत नेट कार्यक्रम शिक्षकों को डिजिटली रूप से दक्ष बनाना, मनोदर्पण। अब देखो रिपीट हो रहा है, मैंने क्यों कहा था कि वो चीज आपको लास्ट में डालनी है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, एग्जामिनर वहां रिपीट हो जाता है, तो इसलिए वहां से बातों को इरेज करके वहां पे आप कोशिश करें कि डायरेक्ट यहां से कोविड-19 से शुरू करें और इस वाले पूरे के पूरे पैरा को लास्ट में निष्कर्ष के तौर पे डालें। गरीब अभ्यर्थियों को डिजिटल डिवाइस प्रदान किया जाना पहले की जा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास को रोचक तरीके से पाठ्यक्रमों को शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे डिजिटल डिवाइस के उचित अभ्यर्थियों तक किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या को दूर करने तो निजी संचार। अब देखो 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 यहीं पे देखो क्रम टूट गया। क्रम क्या टूटा कि सरकार द्वारा ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ठीक है, आपने ये बता दिया, ठीक, आपने यहाँ पे सुझाव दे दिया। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसके संदर्भ में आपने वो बता दिया। फिर आप बताइए कि इन कार्यक्रमों को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए।
निजी संचार कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा। आज सरकार ने तो कर लिया ना उपाय, इसलिए तो ये वर्ड मैंने कहा कि इसको यहाँ से हटाइए। इस प्रकार इन उपायों को अमल में लाकर न सिर्फ सभी तक गुणवत्ता नहीं होता है, गुणवत्ता, आधीता फिर पूरीता, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकती है। बल्कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पहले नहीं, देखो कहीं पहले नहीं होता है, पहलों होता है, ठीक है। सरकार द्वारा चलाई जाने पहलों, और पहलों बार बार मत यूज करो। आपके इस पूरे क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 बार पहले और पहलों आ गया है। कई बार योजनाएं भी लिख दिया करो, मतलब पर्यायवाची उपयोग किया करो। योजनाओं का भी सफल क्रियान्वयन हो सकता है। जरूरत है सरकार शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को बदलती डिजिटल विश्व को समझने एवं जागरूक होने की, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शिक्षा का मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में शिक्षा संबंधी प्रावधानों को साकार रूप प्रदान किया जा सके। निष्कर्ष आपका बहुत अच्छा है, निष्कर्ष आप लोगों को ऐसा ही लिखना चाहिए, ठीक है। तो यही बातें हैं कि थोड़ा इसमें क्रम सुधार लीजिए, और जो आपने यहाँ पे रिपीट किया है इस चीज़ों को, इसको यहाँ पे लास्ट में डालिए, ठीक है, या बीच में जो सरकार के संबंध में वहाँ पे डालिए। यहाँ से आप शुरू से हो सकता है 3 से 4 लाइनें ले लें और फिर कोविड-19 को जोड़ दें, लेकिन ये स्कीम्स को यहाँ से हटा दें, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है। बाकी जो वर्तनियों की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है उसको सही करें, और का की मात्रा इसको सही करें, मतलब कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लेडी का आना चाहिए, कहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जेंट्स का आना चाहिए, इसको ध्यान में रखें। क्योंकि कई बार आपने शिक्षा को पुरुष बना दिया है, जबकि शिक्षा में भी फीमेल में ही आती है, ठीक है। तो ऐसे इन चीज़ों को ऐड कर लेंगे, आपका उत्तर अन्य के अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र को लेकर। लोकतंत्र, यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई तो वह यह कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी टिप्पणी कीजिए। वास्तव में लोकतंत्र कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका क्या होता है? न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका के बाद सोशल मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है, को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। देखो सिंपल से, शुरू में अगर ये दो क्या जो है वो लॉ की तरफ हो गया। ये क्या है? ये या बना है। ये या बना है। एक मिनट रुको। नहीं सर, लॉ ही है। ये या है? नहीं लॉ है। हम सोचे हमारा चश्मा खराब हो गया क्या, मतलब खाम 600-700 रुपये कल लगवाए जाके चश्मे में। मिडिला, ये भी गलत है आपका, ठीक है। अब जैसे ये 2 गोले लग गए शुरू में, ठीक है, तो आपका अपने आप 1 नंबर उसने काट दिया, और फिर जानते हो उसकी नज़र आपकी इन्हीं गलतियों पे रहेगी, फिर आपके कंटेंट पे नहीं रहेगी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है जो सरकार एवं आमजन के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा, जिससे कोरोना संक्रमण चेन को कम करने में मदद मिली, ठीक है। स्मरणीय है कि सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर 2 तरफा प्रभाव पड़ा है, जिसके सकारात्मक प्रभाव निम्नवत हैं। डिजिटल डेमोक्रेसी को बढ़ावा, आमजन को सूचनाओं से अवगत कराना, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, जवाबदेहिता तय करना, सरकार व आमजन के मध्य, यहाँ मध्य यूज करना, बीच वर्ड नहीं, मध्य समन्वय स्थापित करना। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेखनीय भूमिका होता है। भूमिका होती है कि होता है? इसी के जरिए आमजन अपनी बातें सरकार के समक्ष रखता है, चाहे वो अपनी मांगों का पूर्ण करके, बाकी का तो मुझे नहीं पता, पूर्ण करके सुझाव की बात हो या किसी कानून को निरस्त करने की बात हो, सभी में सोशल मीडिया जैसे प्रेस, ट्विटर, व्हाट्सअप, यूट्यूब ये यूट्यूब की कौन सी हिंदी हो गई, मतलब ये वाली यूट्यूब थोड़ा ना लिखना है। यूट्यूब का मतलब होता है ये वाला यूट्यूब, फेसबुक, बुक नहीं होता, बुक होता है फेसबुक, आदि द्वारा रखते हैं। इसके साथ ही इससे सरकार पर दबाव बनते हैं, इसके साथ ही इससे सरकार पर दबाव बनाया जाता है कि वो ऐसी नीति का निर्माण करे, निर्माण सही से मां लिखा करो, ठीक है, जो आमजन के हित नहीं होता है, हित होता है।
एवं विकास से जुड़ा हो। सोचो कितनी आप लोगों की वर्तनियों में त्रुटियां हैं। कहते हो आप अखबार पढ़ते हो सबके सब। इस प्रकार ये सरकार को तानाशाह बनने हेतु रोक लगाती है और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आम जन अपनी बातें रख सकते हैं। ये लाइन सही से नहीं लिखी, इसको और अच्छा बनाओ। हालांकि इसके दूसरे पहलू भी हैं जो लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि इससे लोकतंत्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है, फेक न्यूज को बढ़ावा देने से एकता एवं अखंडता बाधित होती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण से लोकतंत्र की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्या लिख दिया? पढ़ता लिखो ना। ये आपकी कॉपी है? ये आपकी कॉपी है? हैं? यस सर। अच्छा, तभी इतना वो कह रही हो उतनी देर से। मैं सोचा क्या बात है, तब तो हंसना चाहिए लोगों को और थोड़ा बहुत। इसके असमान भागीदारी से लोकतंत्र पारदर्शिता में कमी आई है। उपरोक्त प्रभावों को दूर करने हेतु जरूरत है सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर नीति परक कार्यों को क्रियान्वित करे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को देश विरोधी कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं। पर नीचे क्या लिखा है? पर नजर रखें। अच्छा, एवं उस पर नजर रखें बोला है आपने, और फिर लिखा है उस पर नजर रखें एवं उस पर, 2 बार उस पर दंडात्मक कार्रवाई करें, जैसे कि किसान आंदोलन एवं सीए के विरोध आदि में देखा गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है इसकी सीमाओं को दूर कर इसके मानवीय मूल्यों जैसे तत्वों को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सरकार व आम जनमानस के बीच सामंजस्य बनाया जा सके। साथ ही ये यहाँ फुल स्टॉप नहीं आएगा। लोकतंत्र के मूल को बरकरार रख आजादी के 75वीं वर्षगांठ में एवं नई संसद, नई ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नई, ठीक है, संसद भवन में इसकी प्रासंगिकता बनाए रखा जा सके। थोड़ा इसको निष्कर्ष को और अच्छा लिखें। देखो बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। लोकतंत्र पे सोशल मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने लोकतंत्र का ये बता दिया, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भाषा को मतलब गुंथित करना है। जैसे आपने बार बार कुछ शब्दों का उपयोग किया, उन शब्दों से थोड़ा बचें, वो सामान्य है। जैसे आमजन आपने बहुत बार आमजन कर लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, तो इन शब्दों से बचें। तीसरी बात क्या है कि आपका जो निष्कर्ष है इसको बेहतरीन बनाने के लिए आप ये कर सकती हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि अगर इसकी सीमाओं को दूर कर लिया जाए तो इसमें कई सारे मानवीय मूल्यों के तत्वों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे न केवल सरकार बल्कि आम जन के मध्य अंतर संबंध को स्थापित करके लोकतंत्र की जवाबदेहिता और इसकी प्रासंगिकता को एक न्यायोचितता प्रदान की जा सकती है, जिससे न केवल आजादी की 75वीं वर्षगांठ में हम अपने युग निर्माताओं को एवं नई संसद भवन के निर्माण से अपने युग प्रवर्तकों को प्रगतिशील लोकतंत्र की एक आधारशिला दे सकते हैं या आधारशिला को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करके आपको बताना। वैसे यहाँ पे नई संसद भवन फिर नहीं आएगा जब एक आप 75वीं वर्षगांठ डालेंगे, ठीक है, तो इससे आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। बाकी जो मिस्टेक हुई है छोटी छोटी उनसे बचें। यूट्यूब वाली लैंग्वेज का उपयोग बिल्कुल मत करें कि मतलब ऐसे यू लिख दिया और फिर ट्यूब लिख दिया। जैसे मैं एक दिन क्या था, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या था, एक लड़के के मोबाइल में देखा था, क्या उसने लिखा हुआ था अपनी प्रेमिका के बारे में, O2 माई लाइफ, हाँ O2 माई लाइफ। तो मैं सोचता था O2 क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज रहा, O2 माई लाइफ, O2 क्या होता है। बाद में पता चला ऑक्सीजन माई लाइफ। मैंने कहा अच्छा सही है बेटा, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। मम्मी को H2O भी नहीं लिखेगा लेकिन उनको O2 लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। वाह, ये देखना राइटिंग ये जितनी सुंदर लग रही ना, इतनी इसमें देखना कमियां निकलेंगी। देखो अब देखो इन्होंने पेज ये चिपका दिया ऊपर से, मतलब देखो गलती छिपाने के ऊपर से पेज भी लगा दिया। अरे भाई ऐसा मत किया करो, पांडुलिपि थोड़ा ना बने। किसकी कॉपी है? मेरी मतलब नाम हर्षु। अच्छा ये तो आपने कॉपी बुद्धिमत्ता वाला, अच्छा आपने, अच्छा ठीक है चलो नहीं, वो चेंज था, ठीक है। भीड़ नहीं लिखना, भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य है व्यक्ति, ये वाह बनना है, एड़ा नहीं बनना है। व्यक्ति का अपने तथा दूसरे व्यक्तियों, ये एड़ा नहीं बनना है, वाह बनता है भाई, वाह। व्यक्तियों के मनोभावों को समझना, उन पर नियंत्रण करना ताकि शांति, सामंजस्य
बनाया जा सके, अपने उद्देश्य, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के उनका सर्वोत्तम उपयोग करना। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। भीड़ के विरोध और हिंसा के कुछ राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि कारण हो सकता है, जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले कुछ लोगों के द्वारा मुस्लिम व्यक्ति को राम का नाम लेने के लिए प्रेरित। ये कुछ भी नहीं लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको। उनको मार डालना, हिंसा के साथ कार्रवाई समय पर, कभी भी किसी भी धर्म मजहब का नाम डायरेक्टली आपको नहीं लेना है। इससे कारण इसके होगा तथा इसके कारण वर्तमान में हैं, इसके कारण हाँ, तो इससे लिखा है ना आपने, वही तो मैं कट्टू कर रहा हूँ। इसके कारण वर्तमान में हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है। भीड़ के विरोध तथा हिंसा जैसे कठिन परिस्थितियों में एक प्रशासक को शांत तथा चीजों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। यह अल्प समय में नियंत्रण से बाहर हो सकता है तथा इसका समाधान क्रोध और चिंता से नहीं किया जाता, बल्कि इसको नियंत्रित करने के प्रशासक के पास आकर्षक व्यक्तित्व तथा मजबूत आत्मविश्वास के साथ साथ क्रोध पर नियंत्रण। देखो 2 बार यहाँ पे लिखा है क्रोध पे नियंत्रण, ये चीजें रिपीट नहीं करनी है। ऐसे सभी को विश्वास दिलाना प्रशासक की प्राथमिक जिम्मेदारी तथा इनके हितों की रक्षा करने का दायित्व होता है। वर्तमान में जिस प्रशासक के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ साथ IQ अच्छी हो, अच्छे से इस समस्या का समाधान करते हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास IQ हो, बिल्कुल भी नहीं। तथा जिस प्रशासक के पास केवल IQ है, इससे समाधान नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं लिखना है इस उत्तर को। इस उत्तर को देखो, सबसे सिंपल सी बात है, आपसे पूछा है कि भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका बताएं। ठीक है, तो भीड़ का विरोध और हिंसा से निपटना, तो पहले तो बता दो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में अपने आप में एक ऐसा इंटेलिजेंस है कि जो अपने संवेगों या अपने विचारों या अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसको सामान्य तरीके से बता दिए। फिर आप बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस या कहें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से न केवल एक सिविल सेवक भीड़ के विरोध एवं हिंसा को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि सामान्य जनमानस की तरह शांति व्यवस्था को बहाल कर सकता है। इसके संदर्भ में वो निम्न उपाय अपना सकता है। ऐसे आप बताइए। और फिर आप जब बता दें कि उपयुक्त उपायों के अलावा केवल और केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही किसी भी भीड़ के विरोध व हिंसा से निपटने में सहायक नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा कई और कारक भी निर्भर करते हैं। उसमें आप बता दीजिए एटीट्यूड हो गया, ठीक है, उसमें आप बता दीजिए उसकी खुद की वैल्यूज हो गई, ठीक है, ऐसी चीजें आप बताइए। लोगों के प्रति विश्वास हो गया, ठीक है, जवाबदेहिता हो गई, निष्पक्षता हो गई। सिंपल सी बात है, कोई कलेक्टर है और पता है कि ये हिंदू धर्म को प्रमोट करता है या मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करता है, यानी कि वो निष्पक्ष ही नहीं रह रहा है। जैसे अभी सृष्टि देशमुख जी के ऊपर यही आरोप लगा कि वो निष्पक्ष नहीं थी। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा बेहतरीन हो जाएगा। अभी आपने केवल यही बताया है भूमिका, और इस पे भी आपने पॉजिटिव ही पूरा बताया है, ठीक है। भूमिका इसके अलावा भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस ही थोड़ा ना भीड़ को नियंत्रित करता है। छोटी सी बात बताइए, आपके पिताजी हैं, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा ना पता होगा, उनके अंदर और भी खूबियां होंगी। जैसे एटीट्यूड उनका एक होगा, देख के ये आदमी कांप जाता होगा। या आपके घर में कोई भी चीज होती है, अगर आप लोग हल्ला मचा रहे हो, शोर करो, तो उनकी डांट ही काफी है, चुप हो जाओगे सबके सब। उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में काफी है। तो इसको थोड़ा इथिक्स की शब्दावलियों से लिखें। बाकी ये राम, हिंदू धर्म, ये कुछ ना लिखें, इन चीजों से बहुत बचें, बहुत, मतलब बिना लग रहा था कि ये मतलब एग्जांपल ना गलत ऐड किए हैं। हाँ, ऐसा हो रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि कभी भी धर्म का नाम नहीं लेना, कहीं पे भी नहीं लेना है। ऐसे वगैरह की बात अलग है, और उसमें भी जब नाम लेंगे तो दोनों को मिला देंगे। मतलब उसमें भी कैसे बात की जाती है कि राम का नाम लेने वाले लोग, मतलब उसमें ऐसी बात बोली जाती है कि वो राम जिन्होंने समाज की खुशी के लिए सत्ता को त्याग दिया, आज लोग उन्हीं के राम पे सत्ता का भोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक काउंटरवर्सी हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि राम तो सत्ता कभी चाहते ही नहीं थे, लेकिन आज के लोग राम के नाम पे सत्ता चाहते हैं। जैसे एक पुस्तक है भगवान दास की, अपने अपने राम, बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ना कभी समय मिले। मेरे पास PDF में शायद है, बताना तो भेज देंगे।
राम राज स्थापित करना चाहते थे ना। क्या? राम राज हाँ, उसको तो प्रमोट करते थे ना। कौन करता था? अच्छा हाँ, ये गांधी का आइडिया है। तुम ना हमको देखना किसी दिन डांट खवाओगे योगी आदित्यनाथ जी से। भेज देंगे पीडीएफ, चलो किसी दिन दिखाई पड़ेगा, भेज देंगे। मतलब है वो कहीं पे है, स्टोर है, अब देखेंगे कहाँ है वो। शायद पीडीएफ वाले ग्रुप में तो मैंने शायद भेजी अपने अपने राम की। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? भारत में EIS से जुड़ी चुनौतियों और महत्व क्या हैं? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आशय मानवीय गतिविधियों के चलते पर्यावरण पर पड़े प्रभाव से है। मतलब मुझे बड़ी मजा आती है आप लोगों की कमियां निकालने में। EIA पर्यावरण पर परिवर्तनों को समझने में सहायक होता है तथा समय रहते पर्यावरण अनुकूल नीति निर्माण का भी मौका देता है। भारत में EIA अधिसूचना 2006 पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के 4 चरणों का सबने पता नहीं क्यों चरण लिखे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाता है। इससे EIA का महत्व पता चलता है। EIA न सिर्फ सरकार को पर्यावरण के प्रति अनुकूलन क्रियाविधि हेतु मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि यह जन भागीदारी को भी पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता पर जोर देती है। हालांकि EIA पर्यावरण संबंधित पहलों को केंद्रित करने एवं उनके प्रभावी संचालन पर आधारित है, लेकिन इसके समक्ष होना चाहिए, समझ नहीं, इसके समक्ष छाछत्री कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं। जैसे चुनौतियां EIA प्रक्रिया के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी, EIA की रिपोर्ट का जनमानस की भाषा में ना होना, आम जनमानस की भाषा में ना होना। EIA मतलब ऐसे क्या हो जाता है ना, जनमानस की भाषा में ना होना, तो फिर बंदरों की भाषा में थी क्या? EIA समिति में शामिल अधिकारियों में जानकारी का अभाव और भ्रष्टाचार का होना। EIA समिति में शामिल, इसको थोड़ा शॉर्ट करो, कैसे लिख सकते हो कि EIA समिति में शामिल, ठीक है, अधिकारियों में योग्यता का अभाव, ऐसे लिखा करो, जानकारी नहीं, योग्यता का अभाव या अनभिज्ञता, इस वर्ड का उपयोग किया करें। उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि EIA अत्यधिक प्रभावी रूप में कार्य निष्पादन कर सके। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। अपनाए, ए नहीं आएगा, ये आएगा। जब ए, देखो सिंपल सी बात है, ए आएगा तो मात्रा कभी नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब ये आएगा तो मात्रा आएगी एक ही। जैसे जन जागरूकता को बढ़ावा देना, वर्नाकुलर, ये देखो वर्नाकुलर भाषा का इस्तेमाल बढ़ाना, ठीक है, ऐसे मत लिखना क्योंकि एग्जाम में थोड़ी देर के लिए वर्नाकुलर में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वर्नाकुलर का मतलब ही होता है लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना। EIA समिति में पर्यावरण संबंधित विशेषज्ञों को शामिल करना आदि। निष्कर्षतः कहा जा सकता है EIA पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सतत विकास लक्ष्यों, कौन से सतत विकास लक्ष्यों, उनका भी तो जिक्र करो, 16, 15 ऐसे बताओ इन लोगों का। और संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करता है। राज्यों को इसको देखो, निष्कर्ष को ऐसे लिखिए कि उपयुक्त निष्कर्षता कहा जा सकता है कि EIA पर्यावरणीय, और वैसे भी मैं एक बात बताऊं, इतनी बार EIA मत लिखना, एग्जामिनर बोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने आपको पूरी हिंदी दी है, तो पर्यावरण प्रभाव वो पूरा लिख कर डाला करो, ठीक है, कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, क्योंकि इससे एग्जामिनर के दिमाग में रहेगा कि हाँ क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, तो आप ऐसे लिखें कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन वास्तव में पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो न केवल राज्यों के द्वारा निर्मित की गई योजनाओं को सतत रूप से क्रियान्वित करने में तथा संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को निष्पादित करने में अहम रोल प्रदान करता है, जिससे न केवल सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है बल्कि देश का समग्र विकास पर्यावरणीय हित के संदर्भ में किया जा सकता है। ऐसे आप बता सकते हैं, या आप इसको ऐसे बताएं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सहायक उपागम है, जिसके माध्यम से न केवल संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों
जिसके माध्यम से न केवल संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्राप्ति के लिए राज्य विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं, बल्कि विकास के लिए एक सतत मॉडल को प्रस्तुत कर जलवायु परिवर्तन की समस्या से भी निपटा जा सकता है। ऐसे आप बताइए। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ पे आप ये चीजें बता रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि इसको सॉर्ट करें सारी चीजों को। आप पहले बता दें कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, ठीक है, फिर आप इसका तुरंत बताएं कि इसकी महत्ता क्या है, ये योजनाओं के क्रियान्वयन में किस तरीके से अहम भूमिका निभाता है। फिर आप बताएं कि योजनाओं में भूमिका तो निभाता है, लेकिन ये भूमिकाएं सुचारू ढंग से संचालित नहीं हो पा रही, इसके कई सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों में फिर उन लोगों के बारे में बता दें, और फिर उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय बता दें, और फिर बताएं कि सरकार ने क्या किया इन चुनौतियों को दूर करने में। तो आप इसको बताएं कि 2006 की अधिसूचना को जारी किया, जिसके अंतर्गत सरकार ने स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई और मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया है। अतः उपयुक्त प्रावधानों को अपनाने से या उनको सही से क्रियान्वित करने से हम EIA की प्रासंगिकता को धरातल पर क्रियान्वित कर सकते हैं। ऐसे बताना है। मैं एक उत्तर को लगभग मैक्सिमम क्या कहता हूँ, मिनिमम कह सकता हूँ कि 50 बार फ्रेम बना सकता हूँ, उसके 50 तरीकों से अपना ही आंसर कई बार काट सकता हूँ। इसलिए कभी भी मेरे उत्तर को लास्ट उत्तर मत मानना कोई भी व्यक्ति, है ना, कि मास्टर ने लास्ट उत्तर तो नहीं चेक कर दिया है। उसको मैं खुद ही अपने प्रश्न के उत्तर को हजारों बार काटने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक उत्तर नहीं होना चाहिए और उसका कोई एक फ्रेम नहीं होना चाहिए। आपने लिखा भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सभी प्राणियों के पास भावनाएं होती हैं भाई, और इन भावनाओं को खुशी, दुख, आनंद, शोक आदि के माध्यम से दर्शाया जाता है। कभी कभी मुझे सच में बड़ी हंसी आती है आप लोगों के उत्तर पढ़ने में, मतलब इंटरेस्ट आता है कि वाह कितनी दिल को छूने वाली बात आपने लिखी कि भावनाएं होती। मतलब हमें एक पल को तो ये भी लगा कि सच में मेरे अंदर भावनाएं थी या नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग आप लोग दर्शा देते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ठीक है, प्राणी ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में नियंत्रित कर लेते हैं और इसी को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। वाह भाई, ऐसे नहीं लिखना है इसको ऐसे नहीं बताना है, इसको बताना है सामान्य परिभाषा। सामान्य का मतलब इतने भी जनरलाइज मत हो जाओ कि कुछ भी लिख दो प्राणी का एग्जाम्पल देते हुए, फिर डेनियल गोलमैन घास चलने चले जाएंगे। सामान्य बताओ कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या आशय है, ठीक है। फिर आप बताओ कि इसको कई सारे विचारकों ने प्रतिपादित किया, लेकिन डेनियल गोलमैन ने इसको एक नए या आधुनिक प्रयोग के माध्यम से संदर्भित किया, ऐसे बताना। और वैसे मैं कहूंगा जब यहाँ पे डेनियल गोलमैन की जरूरत ही नहीं तो यहाँ पे लिखने का उनका नाम उल्लेख ही मत करो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रसिद्ध विचारक डेनियल गोलमैन इसके 4 घटक बताते हैं: आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक प्रबंधन। अब आपको लग रहा है एक चीज, देखो एक चीज यहाँ पे समझना, प्रश्न कह रहा है भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका। आपने क्या किया, मान लो ये 150 का भी था या 250 का भी था, आपने 100 वर्ड तो केवल इमोशनल इंटेलिजेंस पे दे दिया। वो नहीं करना है काम। आपको जो पूछा है मेन, जिसपे हथौड़ा सबसे ज्यादा मारना है, वो है भीड़ का विरोध और हिंसा से निपटने में भूमिका, ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा, ना कि उसका विकास। यूपीएससी में नॉलेज बहुत है सबके पास, बशर्ते कहां कितना यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, यही तो सीखना है। इसी को स्किल बोलते हैं। उपयुक्त घटकों के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे वह भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने की बात क्यों ना हो। अब जब क्यों लिखते हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्म जागरूकता व्यक्ति को ऐसी किसी हिंसा विरोध में शामिल होने से रोकती है। एक बात बताओ, शाबाश, मतलब कितनी बढ़िया ये लाइन है। आप लोग एक बात बताओ, भीड़ की जो हिंसा है, ठीक है, भीड़ की विरोध और हिंसा है, उसमें क्या प्रशासक जा रहा है लड़ने? मतलब प्रशासक ने भीड़ बुलाई थी, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, आज आंदोलन करेंगे, मोदी को सत्ता से उतारो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो फिर ये लाइन आपने ऐसा क्यों लिख दिया कि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्म जागरूकता व्यक्ति को ऐसी किसी हिंसा विरोध में शामिल होने से रोकती है। हमें अपना बताना इमोशन इंटेलिजेंस और उस दूसरे वाले के इमोशंस को रेगुलेट करना है। मतलब भीड़ के अंदर इमोशंस होता तो भीड़ हिंसा ही क्यों करती? सिंपल सा समझो ना लॉजिक, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है ये, इसको जल्दी से आप आसानी से समझ नहीं पा रहे होंगे कोई भी,
ये सामान्य मतलब ये है कि भीड़ में इमोशंस नहीं थे, इसलिए उसने हिंसात्मक गतिविधियां अपनाई। आप में इमोशंस हैं तो आप अपने इमोशंस से उनके इमोशंस को प्रभावित करें और उनके अंदर के उस छिपे हुए इमोशंस को निकालें, अतः उनको आत्म जागरूक करें अपनी तरफ से। समझ गए? तो ये आपको बताना है, क्योंकि आत्म जागरूकता व्यक्ति को ऐसी हिंसा विरोध में शामिल होने से रोकती है तथा स्व प्रबंधन ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने और अन्यों को भी सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इसे दूर करने की बात पर जोर देता है। ये लाइन सीधे सीधे कह रही है कि आप सिविल सेवक पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जबकि सिविल सेवक पर प्रश्न नहीं उठाना है। इसके साथ साथ सामाजिक प्रबंधन हमें दूसरों की भावनाओं को समझकर काम करने को प्रेरित करता है, जहां हमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता जो कि बड़े जन समूह को नेतृत्व प्रदान करते हैं, विपरीत परिस्थितियों के सकारात्मक विचारों को जीवंत बनाए रखने एवं नवाचारी अनुकूलनी बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। डेनियल महोदय की भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटकों की प्रासंगिकता को समझते हुए सरकार भी, ये नहीं बताना है, ये कुछ भी नहीं बताना है आपको। जो पूछा है वो आपने नहीं लिखा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझिए एक बार। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे सिंपल सा आपसे कह रहा है कि भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका। सामान्य से समान बताएं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, भीड़ का विरोध और हिंसा से निपटने में इसकी क्या भूमिका है, भूमिका में भी कितनी उचितता है, मतलब 100% भूमिका या कुछ और भी कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बस इतना बता के आपको काम खत्म कर देना है। डेनियल गोलमैन का तो कहीं नाम भी नहीं आना है। अब यही बात होती है कि हमें कहाँ पे कलम को कितनी फास्ट रखना है, कितनी स्लो रखना है, ये चीज यहाँ पे सोचना होता है। ठीक है, प्रीवियस कई सारे बच्चों के आंसर देखे, वहां पे मैंने फ्रेम बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है? भारत में EI से जुड़ी चुनौतियां और महत्व क्या है? वास्तव में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का संबंध विनियमन से है। अच्छा, जिससे पर्यावरणीय परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का आकलन किया जाता है। आकलन नहीं, मूल्यांकन फिर यहाँ पे लिखो। 2 बार आकलन लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये योजना निर्माताओं, निर्याताओं लिख रही हो, निर्माताओं लिखो, माँ बनाया करो, ठीक है, के लिए एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों एवं पर्यावरणीय चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके। भारत में इसकी शुरुआत 1970 पर, वो थोड़ा ना लिखना है आपको, इतिहास थोड़ा ना पूछा है। भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक ऐसे नहीं लिखना होता है। मैंने कई बार आपको बोला है कि ये वाला 7 शनि में आता है, ये वाला 7 सात में आता है, ये वाला 7 षटकोण में आता है। ठीक है, तो ऐसे समझा करो इन सा को, जिसे नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन हेतु लाया गया, परंतु आगे इसका दायरा बढ़ता गया। EIA अधिसूचना 2016 पर में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 4 चरणों का प्रावधान करती है, जो कि निम्नवत है: स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, जन सुनवाई, स्कोपिंग। स्मरणीय है कि EIA के कई सारे महत्व जो कि निम्नवत हैं। EIA रिपोर्ट के आधार पर ही किसी पर्यावरणीय परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है। सार्वजनिक हितों एवं सामूहिकता को प्रमुखता देना। EIA रिपोर्ट के बाद परियोजनाओं का क्रियान्वित करने से पर्यावरणीय आपदाएं कमतर होती हैं। ये बताओ, इनमें उन उपायों को परिभाषित किया जाता है जो परियोजनाओं को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक मूल्यांकन है तो EIA सलाहकार का प्रावधान है, जो परियोजनाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाती है। हालांकि इन महत्ता के अतिरिक्त इसके समझ कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जो कि निम्नवत हैं। EIA संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक रूप से जटिल है। स्थानीय आम जनमानस में जागरूकता का अभाव, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति स्थानीय भाषा में रिपोर्ट न होने से आम जन के समझ से बाहर होती है। अधिकारियों में जानकारी का अभाव, साथ ही कंपनियों का भ्रष्टाचार में संलिप्त होना आदि उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने हेतु कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे आम जनमानस को आम जागरूकता प्रदान करना, अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। नीचे लाइन क्या लिखी है? लोकल लैंग्वेज, भाषाओं को, रिपोर्ट में स्थानीय भाषाओं को, अच्छा, रिपोर्ट में स्थानीय भाषाओं को सम्मिलित करना, कंपनियों के साथ एक कठोर पर्यावरणीय करार करना। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में पर्यावरणीय निर्णयन में EIA का अहम योगदान होता है। जरूरत है इसकी कमियों को दूर कर सतत विकास लक्ष्यों ब्रैकेट में डाल दो, जो भी हो, 17, 15, 14, 13 जो भी दिख रहे हो, के अनुरूप पर्यावरणीय नीति निर्माण
नीति निर्माण किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील भारत की छवि भावी भविष्य में भी बनी रहे और एक नए स्वच्छ भारत, झाड़ू थोड़ा ना लगानी जो स्वच्छ भारत का निर्माण कर सके। इसको बताना कि विकास और पर्यावरण सतत रूप से, जलवायु परिवर्तन क्यों है? हाँ जलवायु परिवर्तन लिख दो। हैं पेरिस क्लाइमेट जो हुआ था उसको मेंशन कर सकते हैं। हाँ हाँ वही कर सकते हैं। मैं तो अभी जो कमी बता रहा हूँ वो बताओ ना, बातें क्यों घुमा रही हो। मैं तो स्वच्छ भारत के निर्माण की जगह कह रहा हूँ कि आप सतत विकास का उल्लेख करें, आप जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करें, पेरिस का उल्लेख करें, ऐसा करें, लेकिन स्वच्छ भारत का निर्माण थोड़ा ना करना है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। बाकी आप समझ गई होंगी किन किन पॉइंट को कैसे कैसे करना है। बाकी यहाँ पे आपने ये लिखा है ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें जैसे आपने यहाँ पे महत्व बताया ना, तो या तो इसको महत्व को मतलब पैरा में बता दें और इसको पॉइंट में लिख दें, ठीक है, चुनौतियों को, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आशय अपनी भावनाओं को परिस्थिति अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार एवं सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता। एक कठिन परिस्थितियों में भी हमें उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के काल में भी कई ऐसे उदाहरण देखा गया है जिसमें क्वेश्चन देवी क्या है, भीड़ के विरोध और हिंसा। ये कोविड-19 और दवा कहाँ आ गई? मैं अभी जो पूछ रहा हूँ उसका बताओ, अभी कहाँ से दवा आ गई? सिलेंडर, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से आ गया? परंतु इस स्थिति में डॉक्टर, सिविल सेवक, इसके अलावा यहाँ से शुरू करो, ये हटाओ इतना यहाँ से। इसके अलावा विरोध एवं हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने से पहलू ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने से पहलू अपनी भावनाओं को शांत तो पहले लिखो ना, तो पहलू लिखा है। अपनी भावनाओं को शांत करनी चाहिए, शांत करना चाहिए ताकि बिना घबराए स्थिति को अपने अनुकूल बना सके। अगर स्थिति विकट हो तो उसे सार्वजनिक हितों का प्रति उन्हें जागरूक करना। इसका क्या मतलब है? अगर स्थिति विकट हो तो उसे सार्वजनिक हितों का प्रति उन्हें जागरूक करना, ये क्या लिखा है? जैसे दो गुटों के मत होता है ना। हाँ होता है, क्या होता है? हाँ तो उसको जो है जैसे क्या क्लियर नहीं कर पा रही हो मतलब लिख दिया कुछ भी दिमाग का, ठीक है। उनके मध्य ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनमें अपनापन का एहसास। आतंकवादी से बोलो बाबूजी आप बड़े महान हैं या वो बेचारे, सही है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के मिली जुली भावनाओं के साथ रहकर उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक भावना का सम्मान करें। वो हिंसात्मक लोग हैं, उनकी भावनाओं का क्यों सम्मान करें? उसमें तो हम लोग यही पढ़े हैं ना, कैसे उसको इमोशनल इंटेलिजेंस में सिविल सर्विसेज का इम्पोर्टेंट होता है किसी भी दंगे वगैरह को काम करने में। हम लोग तो यही पॉइंट पढ़े हैं। हाँ हम लोग ये पढ़े हैं, लेकिन इस लाइन का अर्थ अलग निकल रहा। आपको क्या लिखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की मिलीजुली भावनाओं के साथ रहकर उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको यहाँ पे बताना है कि भीड़ के द्वारा की गई हिंसात्मक गतिविधियों, ठीक है, की मूल प्रवृत्ति को समझकर उनके व्यक्तित्व और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा हमें उन एग्जामिनर को ऐसे बताने थोड़ा ना जाओगी। इसके अलावा हमें उन प्राथमिक बातों की पहचान करना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, उसे समाज व आम जनमानस के प्रतिकूल बनाती हैं। साथ ही उसके समक्ष ऐसी कई ऐतिहासिक उदाहरणों को पेश करना चाहिए जो उनकी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि को बदल सके। अभिरुचि तो बदली नहीं जा सकती, इसी से नंबर कटते हैं धड़ाधड़। और मनोवृत्ति और अभिवृत्ति मतलब आप कैसे वो कर रहे हैं, है ना? तो इन चीजों को समझें। तो निष्कर्ष में देना चाहिए। अरे अभिरुचि तो आएगा ही नहीं ना। हालिया ऐसे कई उदाहरणों को देख सकते हैं। नहीं, वो
इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा ये सब होना चाहिए। अरे तो होना चाहिए तो इसको अलग ढंग से बताना है ना। हाँ यस सर। हालिया ऐसे कई उदाहरणों को देख सकते हैं जिससे सिविल सेवकों में इसका प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, जैसे किसान आंदोलनों के दौरान हिंसात्मक गतिविधियां, सीए को लेकर विवाद, नक्सलवादियों का हिंसात्मक कार्य, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे, मॉब ऊपर आएगा चंद्रकीय, सांप्रदायिक दंगे आदि। इस प्रकार वर्तमान समय वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप ऐसी हिंसात्मक एवं विरोधी जैसे तत्वों में बढ़ोतरी हुई जो शासन एवं प्रशासन के मध्य टकराव उत्पन्न कर सकते हैं। अतः जरूरत है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता को न केवल सरकार आम जनमानस में होना चाहिए बल्कि एक सिविल सेवकों में भी ऐसे गुणों का आत्मसात, ये तो होना ही चाहिए सिविल सेवक में। भाई देखो सरकार में हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आम जनमानस में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिविल सेवक में हो, सिविल सेवक ही तो इन लोगों को सिखाएगा कि भाई तुमको ऐसे रहना है, मतलब एज अ गाइडर है सिविल सेवक। तो सरकार में नहीं भी होगा तो भी काम चल सकता है, सरकार को फिर परसुएट करेगा, यही तो सिखाना है, यही तो सीखना है इन चीजों। अगर सबके अंदर होगी तो फिर भीड़ हिंसा ही क्यों करेगी। तो ये देखो थोड़ा ये एक्सट्रीम चीजें होती हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए ताकि देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें तथा सुशासन के साथ साथ एक नैतिक समाज का निर्माण कर सके जिससे नए भारत का सपना साकार हो सके। ये अच्छा है आपका निष्कर्ष, निष्कर्ष आपने अच्छा लिखा है। सर वो पॉइंट बता दीजिए। कौन सा पॉइंट? अच्छा ऊपर वाले, रुको एक मिनट। देखिए आपको इसको कैसे लिखना है। आपको इसमें जैसे क्वेश्चन ये दिया, मैं आप ही के पॉइंट को वो करता हूँ। आपने लिखा है इसके अलावा भीड़ के विरोध एवं हिंसात्मक गतिविधियों को निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो कि निम्नवत है। नंबर 1, ये भीड़ की मानसिक अवस्था को समझकर अपने अनुकूल उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। नंबर 2, ठीक है, ये विकट से विकट परिस्थिति में भी सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न करता है, इसके लिए अनुनयन जैसे माध्यमों को अपनाता है। नंबर 3, ठीक है, इसके अंतर्गत वह इसके माध्यम से वह आम जनमानस की भाषाओं के माध्यम से उनके दिलों को टच करने का प्रयत्न करता है या उनकी भावनाओं को छूने का प्रयत्न करता है जिसके माध्यम से उन्हें अपनेपन का एहसास होता है। ऐसी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के मिलीजुली भावनाओं के साथ रहकर उनके व्यक्तिगत, सिंपल सी बात है वो रोज तो नहीं रहेगा ना उनके साथ, तो आप ये बता सकती हैं, या वास्तव में ये तो पहले वाले ही पॉइंट से मिला जुला है, ठीक है। आप ये बता सकती हैं कि भीड़ को हिंसात्मक बनाने वाले उन अराजक तत्वों के साथ में व्यक्तिगत रूप से संवाद करके उनकी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ सार्वजनिक हितों को बताकर उसमें समन्वय स्थापित करने के समन्वित करने का प्रयास करता है जिससे लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे आपको बताना है, समझ गए? ऐसी आपको इसको लिखना है, इस वाले पॉइंट को ऐसे लिखिए कि ऐसी स्थिति में वह दोनों पक्षों के ऐसी स्थिति में वह भीड़ को उत्तेजना या भीड़ को प्रेरित करने वाले या भीड़ को हिंसात्मक बनाने वाले व्यक्तिगत आम जनमानस से बातचीत करके उनकी भावनाओं तथा सार्वजनिक कल्याण को आपस में अंतर संबंधित करके लोक कल्याण की भावना को प्रमोट करने का प्रयत्न करता है। ऐसे आप बताइए। अब फिर आप जब इतना बता दें तब आप बता दें, इतनी बातें आप पे जहां छोड़ी आपने, फिर बताएं। अतः लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए केवल और केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता से काम नहीं चलता, बल्कि उसके आकर्षक व्यक्तित्व, उसकी वाक शैली, साथ ही आम जनमानस के प्रति उसकी प्रतिबद्धता तथा कल्चर के प्रति ढल जाने की उसकी छवि कहीं ना कहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाती है, जिससे न केवल वो एक सफल प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पंथ निरपेक्षता शब्द को या सामाजिक समरसता को बनाए रखने का यत्न करता है, जिससे न केवल भारत की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखती है, बल्कि नए भारत के निर्माण में सबके साथ व सबके विकास की भावी संकल्पना भी साकार होती है। ऐसे लिख दो, ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? भारत में एआई से जुड़ी चुनौतियां और महत्व क्या है? महत्व, ठीक है।
पिछले कई दशकों में पर्यावरणीय हानि को अनदेखा कर कई विकास परियोजनाएं चलाए गए। इस कारण पर्यावरण काफी मात्रा में प्रदूषित हो गया, जिन्हें जांचने के लिए EIA का गठन किया गया। अर्थात EIA अधिसूचना परिभाषा तो लिखो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की, इसको बाद में बताओ, इसको सेकेंड पैरा पे बताओ, ठीक है। प्रदान करने के कई चरणों का प्रबंधन करता है। जन सुनवाई, स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग, इसमें स्क्रीनिंग ये कुछ नहीं बताना है, स्क्रीनिंग स्कोपिंग ये कुछ भी नहीं बताना है आपको, डायरेक्ट बताना है कि क्या इसके मतलब महत्व हैं। परंतु भारत चुनौतियां पहले बता दी, महत्व तो बताओ। FEIA प्रक्रिया, राइटिंग कितना आप लोग गंदा लिखते हो, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हो लगता है। जिम्मेदारियों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी का होना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की स्थानीय भाषा में अनुपलब्धता, इतना जटिल शब्द मत लिखा करो। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में स्थानीय भाषा का अभाव, ऐसे लिख दिया करो कई बार, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, शब्दों को संक्षिप्त शब्दों का उपयोग करें। साथ ही गुणवत्तापूर्ण EIA पेशेवरों की कमी, जो मूल्यांकन में त्रुटियों व चूक को बढ़ावा देती है। चूक ये नहीं लिखना, चूक या चूक, हालांकि इसका अपना एक अलग ही महत्ता है। जैसे ऐसा रिपोर्ट जारी करती है जो पर्यावरणीय मंत्रालय एवं अन्य संबंधित नियामक निकाय किसी परियोजना को मंजूरी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तथा वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए कानून एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र EIA सलाहकार का प्रदान करता है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन करता है। निष्कर्षतः भारत में पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में EIA महत्वपूर्ण है। इससे सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेरिस जलवायु परिवर्तन के विधि का पालन होगा व मानव एवं पृथ्वी के बीच तालमेल बन सकेगा। देखो इसमें भी 2-3 चीजें रह गई हैं। पहला, इसका क्रम, महत्व को ऊपर लाएं, चुनौतियों को उसके बाद बताएं। पहले EIA मतलब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को एक्सप्लेन करें, इसका सामान्य सा मतलब क्या होता है, फिर आप इसके महत्व को बताएं, फिर इसकी चुनौतियों को बताएं, सरकार ने इसको दूर करने के कौन कौन से उपाय किए हैं उसे बताएं। क्या माइक ऑन किए हो, बंद करो सर। हाँ बोलो सर, पूछ रहे थे कि क्वेश्चन में ही पहले चुनौतियां दिए हैं, बाद में महत्व दिया है। अरे मैडम, यही तो मैडम आपको सीखना है, यही तो सीखना है आपको, कि सिंपल सी बात है, पहले हम महत्व बता देंगे, फिर चुनौतियां बता देंगे, तभी तो उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय बताएंगे। यही तो UPSC है, आपको परेशान करने के लिए। आजकल UPSC बहुत अच्छा खेलती है। पहले होता था सीधे सीधे दे देती थी, अब क्या होता है कि वो उल्टा देती है। उनको आपको सुबह जब हम देखे एक वीडियो आप चेक कर रहे थे, तो एक बच्चा महत्व को पहले लिखा था, चुनौतियों को बाद में, फिर आपने फिर उसको उल्टा बोले थे, इसलिए फिर हम तो उसके उत्तर में भी कुछ अलग चीज होगी। उसका जो उत्तर भी लिखा गया होगा ना, उसके उत्तर में कुछ अलग पॉइंट भी होंगे भाषा शैली में। उत्तर में कुछ पॉइंट भी होंगे। अगर उसने जैसे चुनौतियां पहले बताई हैं, तो हो सकता है उसने अपने पैरा में ही कुछ सरकार के बारे में बता दिया हो, और फिर उसने हो सकता है महत्व के बाद फिर चुनौतियां बताई हो थोड़ी, तभी तो सुझाव देगा। और एक बात और बता दें आप लोगों को, एक बात याद रखना, मैं हर एक बच्चे की कॉपी अलग अलग लेवल पे चेक करता हूं, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे की कॉपी एक ही लेवल पे चेक कर दूंगा तो आधे बच्चे उत्तर लिखना छोड़ देंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे आंसर लिखते हैं, तो मैं उनका थोड़ा हाई लेवल पे चेक करता हूं, उनकी बारीक से बारीक गलती को तोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है उनकी बेसिक गलतियां सही हो गई। लेकिन जो बच्चे अभी पहले आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक गलतियों को नहीं टच करता हूं, उनको भी सिर्फ ये बताता हूं कि अच्छा ऐसे कर लो, वो लिखना भी सीख रहा है। तो इसीलिए मेरी चीज को कभी उस पर भी मत कॉपी कर लेना कि सर ये आपने कहा था और ये ऐसा हो गया, क्योंकि उत्तर मुझे चेक करना है ना भाई। आप सबके सब लोग अलग अलग नॉलेज के हो, तो उस अलग अलग नॉलेज को ध्यान में रखकर भी मुझे उत्तर आपके चेक करने पड़ रहे हैं। समझ गए? अब बोल भी दो। यस सर। ठीक है, तो यही मैं एक दिन बताना भी चाह रहा था कि मतलब आप लोग ये ना सोचें कि सर मेरे वाले में 4 पॉइंट बताए, दूसरे वाले में 2 पॉइंट बताए, मतलब हम चमन्नी देते हैं और वो अठन्नी देता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस बच्चे की कॉपी कैसे करना है, वरना फिर क्या हो सकता है कि वो बच्चा अगले दिन से आंसर ही ना लिखे। जैसे आप में से कई बच्चे जो शुरू में भी आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उनको ज्यादा उस पर बारीकियां नहीं रखता हूँ, बोल देता हूँ हाँ ऐसे ऐसे लिख दो, ये अच्छा है।
जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, अच्छा लिखते रहेंगे, मैं उन पे उतनी ही सिकंजा कसता जाऊंगा, उनके उत्तर में और तीक्ष्ण रूप से चेक करूंगा। अभी अगर उनको बोल दूंगा अरे तुम्हारा उत्तर बेकार है, ये ऐसे नहीं लिखना है, वो बेचारे अगले दिन बोलेंगे जाओ मास्टर भाड़ में, तुम्हारे जैसे न जाने कितने मिलते हैं, ऐसे कह के वो चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे इस हिसाब से बताओ, खुद ही आप समझो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको अभी एग्जाम देना है, तो इसलिए मुझे उनको तो मैं बाद में भी सुधार लूंगा, ठीक है। चलिए आप अपनी गलतियां समझ गई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसकी कॉपी है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से आप क्या समझते हैं? भारत में एआई से जुड़ी चुनौतियों और महत्व क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी परियोजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक आकलन हेतु होता है। इस आलोक में एआई अधिसूचना पर्यावरण मंजूरी और चार मानदंडों नहीं होता, मापदंडों, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन सुनवाई, मूल्यांकन, इसके तहत स्क्रीनिंग की प्रक्रिया सब बच्चे यही लिखे हैं, सब बच्चे यही लिखे हैं, ये कुछ नहीं लिखना है। इस क्रम में बात यदि इसके महत्व की करें, ठीक है, अब देख रहे हो इसमें महत्व इन्होंने पहले लिखा है। ये पर्यावरण को सुरक्षित व सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण, विकास और पर्यावरण के मध्य उत्पन्न हो रहे संघर्ष का उत्तम समाधान प्रदान करता है। जन सुनवाई के द्वारा लोगों को अपने संसाधन व अधिकार के प्रति जागरूक कर राजनीतिक सशक्तिकरण का मौका देता है। निष्पक्षता व पारदर्शिता को स्वतंत्र सलाहकार के माध्यम से बल देता है। आप में से जिन बच्चों ने महत्व के पॉइंट को सही से नहीं लिखा है, ठीक है, जिनको महत्व का पॉइंट सही से लिखना नहीं आता है, वो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। ये 4 पॉइंट का ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, अपने अपने उत्तर में पॉइंट ऐड करने के लिए इन चारों पॉइंट को आप महत्व के रूप में लिख सकते हैं। ये शॉर्ट में और संक्षिप्त में अच्छी भाषा में लिखे गए हैं। ले लिया ना आप लोगों ने? चलिए अच्छी बात है। इन सब के बावजूद कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। यूं तो ये प्रक्रिया सरल सी प्रतीत होती, परंतु इसमें संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक चुनौतियां निहित हैं। कई बार स्थानीय लोग जागरूक नहीं होते, इसके एक बात ये, कई बार स्थानीय लोग जागरूक नहीं होते, साथ ही यहाँ पे एक बात नहीं, साथ ही इसमें स्थानीय भाषा का अभाव होता है। ऐसे आपको वर्ड लिंक करना होता है, ये एक बात ये नहीं लगाना है आपको, ठीक। कई बार तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन मानकों को ठेंगा, अरे ये नहीं दिखाना लोकल लैंग्वेज, ठेंगा दिखाकर कानून का उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है, ठीक है, उल्लंघन व भ्रष्टाचार को बढ़ोती है। ये बढ़ोती वाला बढ़ोती नहीं आता है, ठीक है। इस प्रकार कानूनों का पालन सख्ती से कर तथा गड़बड़ी संबंधी मुकदमों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के माध्यम से निवारण करना चाहिए। तभी हम विकास बनाम पर्यावरण के द्वंद्व से मुक्त होकर प्रकृति का भक्षक न बनकर रक्षक बन सकेंगे। आपने यहाँ पे तो ये अच्छा लिखा है, ये जबरदस्त लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा ये भी अच्छा लिखा है, लेकिन लास्ट में फिर आपने बिगाड़ दिया अपना उत्तर। इसको थोड़ा और सही करें, मतलब नीचे वाले सिस्टम को थोड़ा और सही करें, मतलब सुझाव टाइप का थोड़ा दें। और फिर ये बात बताओ, यहाँ पे मैथ तो आपने लिख दिया, लेकिन चुनौतियों को उतने अच्छे ढंग से नहीं बताया जितने अच्छे ढंग से आपको बताना चाहिए। और जब चुनौतियां बता भी थी तो सुझाव दो और अच्छे से। इस पे आपने टाइम ज़्यादा खपा दिया, स्क्रीनिंग, इसलिए इन स्क्रीनिंग स्कोपिंग को हटाएं यहाँ से, इसको सरकार के सुझाव में रखें, ठीक है, तब ये उत्तर आपका और बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आप में से जिन बच्चों ने अभी तक इसके पॉइंट ना देखे हो महत्व के, वो यहाँ से 4 पॉइंट इनको ले सकते हैं, ये थोड़े अच्छे लिखे हैं, ठीक है। बाकी आपने प्रीवियस आंसर तो पढ़े ही होंगे, वहाँ से समझ गए होंगे कि हाँ क्या ऐड करना है क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नहीं है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार ये शनि वाला नहीं आएगा, अनुसार ये 7 वाला आएगा, ठीक है। नियंत्रित व निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार। और आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर शनि तो ऐसे भी लिखा जाता है, ये वाला शनि नहीं है, ये वाला शनि मैं बोलता हूँ हमेशा, ठीक है, वो शनि होता है, ये शनि होता है शाह, ठीक है। विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धि मता नहीं मत्ता कहलाती है, जो निम्न तरीके नहीं होता है, तरीके होता है, ठीक है, से कार्य करती है। प्रियतम भाषा का, अरे भाई ऐसे थोड़ा ना बोलेगा, आई लव यू ऐसे थोड़ा ना बोलेगा। अनुनय, अच्छी भाषा, मतलब सामान्य आम जनमानस की भाषा। प्रियतम मत लिखो, सही समय में सही निर्णय, विरोध की वजह को जानना,
निम्न तरीके से कार्य करती है। अच्छा, भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की महत्व ऐसे नहीं, महत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे भीड़ का विरोध कुछ ही मिनटों में नियंत्रण से बाहर हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्रशासक को सारे परिस्थितियों आपने लिखा परिस्थितियों, ठीक है, को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए मंदिर के सामने, ये भैया मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, ठीक है। बनाए जाते हैं ऐसे समय प्रशासक स्वयं अपने हाथों से मीट टुकड़ा उठाकर, ऐसे एग्जाम्पल मत दो, मतलब सामान्य, जैसे अभी विद्यालय का एक चल रहा था, ठीक है, और वैसे भी भीड़ की बात आ रही ना, थोड़ा इसको और अच्छे ढंग से रेगुलेट करो। सफाई कर देने से स्थिति नियंत्रण में आ जाती तथा इन परिस्थितियों में स्वयं की भावनाओं को, अब देखो यहाँ परिस्थितियां सही लिखी हो, चिंता नहीं होनी चाहिए। भले ही प्रशासक किसी भी धर्म या वर्ग का क्यों ना हो, अपने आकर्षक, व्यक्तित्व युक्त, आत्मविश्वासी और मिलनसार रुख अपनाते हुए भीड़ के साथ बातचीत नहीं होता है, बातचीत, ठीक, करने की आवश्यकता है। भले ही आसपास के सभी लोग, भले ही देखो 2 बार वर्ड लिया, ये 2 बार नहीं लिखना है। सभी लोग पैनिक मोड नहीं होता, पैनिक मोड होता है, मैं ही क्यों ना हो। इस दौरान अपने दिमाग को ठंडा रखना, गोदरेज की फ्रिज में रखता है क्या, अतः ठंडा रखना एवं सामाजिक जिम्मेदारी के तहत प्रशासक के रूप में सभी हितधारकों की देखभाल करना और सभी को विश्वास में लेने में हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। देखो शुरू में आपने बताया प्रशासक के लिए, फिर आपने बताया हमारी जिम्मेदारी है, तो ये थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो गई। इसको एक ही चीज में बताओ कि उसकी जिम्मेदारी है या नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसे करके। निष्कर्षतः वर्तमान समय की बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में ऐसी विरोधों की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है व शासन उत्तरोत्तर जटिल हो सकता है। ऐसे में अपने ज्ञान के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना अत्यंत आवश्यक, ताकि समाज में संतुलन का माहौल बने। बंधुत्व नहीं होता है, बंधुत्व, ठीक है, के विचार की भावना का विकास हो पाए। इसको थोड़ा और सही से लिखिए, मतलब इसमें जो मेन पॉइंट है उनको बताइए। सिंपल सा पहले बताएं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर आप बताएं भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में कैसे सहायक है। केवल और केवल इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं सहायक है, और भी कई कारक हैं जो सहायक होते हैं। फिर आप निष्कर्ष बता दें, ऐसे आपको बताना है। और इसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक ताने बाने, ऐसे शब्दों का भी उपयोग करें, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस तो देखिए हैं, समझ गए होंगे किन किन पॉइंट को और ऐड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भावनाओं को समझने, मूल्यांकन करने और उसे व्यक्त करने क्षमताएं शामिल होती हैं। व्यक्त करने संबंधित क्षमताएं, यह व्यक्ति के स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं को भी संदर्भित करता है। ऐसा कहा जाता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 तत्व होते हैं। सब लोग ऐसी परिभाषाएं क्यों लिख रहे हो? इस क्रम में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के भीड़ के विरोध व हिंसा से निपटने में महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। इस परिस्थिति में एक कुशल प्रशासक अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर ही इस पर काबू पा सकता है। अरे ये तो दिया है ना क्वेश्चन में, तो इसको रिपीट क्यों कर रहे हो इस लाइन को? आत्म जागरूकता व स्वयं नियमन के माध्यम से हम स्वयं की भावना नियंत्रित रखते हुए भीड़ के विरोध से कुशलता से निपट सकते हैं। भीड़ के विरोध व हिंसा के कारणों को समझने व अपनी बात मनवाने हेतु प्रेरक व आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ आत्मविश्वासी व मिलनसार होना चाहिए। यहाँ अनुनय विनय वर्ड उपयोग करें। एक सच्चे प्रशासक के रूप में सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसमावेशी निर्णय लेना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए। यदि हम भीड़ के प्रति उचित सहानुभूति रखते हैं, ये अच्छी लाइन है, तो वे स्वतः हमारे कार्यों में सहयोग कर मामले को सुलझाने में सहायता प्रदान करते हैं। आप लोगों में जिन लोगों ने पॉइंट नहीं लिखा है सहानुभूति वाला, इसको लिख लेना, अच्छा पॉइंट है। देश में कई सारे कुशल प्रशासकों ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया। अरे बाबू, गुप्तेश्वर पांडे का नाम काहे ले रहे हो सब लोग? ये बिहारी के तो है सर डीजीपी हैं? सही बोल रहा हूं ना? गुप्तेश्वर पांडे जी वही है ना जो आजकल प्रवचन वगैरह कर रहे हैं? हाँ, तो इनका नाम नहीं लेना है भाई,
इनके ऊपर तो आरोप भी लगा है ना पॉलिटिक्स का वो करने का। चुनाव पे सीट नहीं मिली थी तो इसलिए फिर बाद में बाबा बन गए। तो ऐसे लोगों का थोड़ा ना आप उपयोग करेंगे कि भावनात्मक बुद्धि। जॉब छोड़ दिए थे ना। हाँ, मतलब ये तो से लड़ने के लिए ये भगोड़े टाइप के आईपीएस ऑफिसर हुए, समझ रहे हो, अपनी ड्यूटी से भागे हैं। वैसे भी आपको नाम नहीं लेना किसी को, पहली बात तो मैं इतनी बार बताया हूं। संयुक्ता पारेसरी आदि, संयुक्ता पारेसरी कौन है? इस प्रकार विविधता से परिपूर्ण। अब देखो एक बात बताएं ईमानदारी से, ये जिस देवी ने उत्तर लिखा होगा पक्का ये बिहार की होंगी, ठीक है, इनसे इनकी मोहब्बत होगी, मतलब इनकी पर्सनालिटी से। अब दूसरे को इससे मोहब्बत है नहीं तो वो नंबर काट देगा और समझ जाएगा कि पक्का आप क्षेत्रवाद की भावना से प्रेरित हैं। इसलिए ऐसा एग्जाम्पल कुछ कोई भी मत डालो जो क्षेत्र को प्रमोट करे। इस प्रकार विविधता से परिपूर्ण समाज व जन उन्मुख विशेषताओं से संपन्न होने के कारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक समाधान बन जाती है। इसका उपयोग कर समाज में बेहतरी के साथ समाज को सभ्य व प्रशासन को अधिक दक्ष, लिख लेना वर्ड यहाँ पे, सभ्य व प्रशासन को अधिक दक्ष बनाया जा सकता है, जिससे वो लोक कल्याण को प्रमोट कर सकता है या लोक कल्याणकारी भावना को बढ़ावा दे सकता है। बाकी और तो लिखो कि और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है। आपका बस यही वाला पॉइंट सही है 5वां, बाकी आपको थोड़ा और अच्छा इसको लिखने की जरूरत है। आपने क्लास नहीं की है मे बी, शायद इसलिए भी आप उत्तर ये सही से नहीं लिख पाई। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका है क्वेश्चन? भीड़ के विरोध और हिंसा से निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित और निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। ये दूसरों की भावनाओं को सुनकर उन लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने का समझ देता है। लोगों को सहानुभूति देकर मानवीय संबंध स्वस्थ और बेहतर बनाए जा सकते हैं। जीवन से जुड़ी चुनौतियों से जूझने और इन चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में समाधान कर सकता है। अरे भैया ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ये आप लोग पता नहीं कहाँ से लिख रहे हो। इसी EQ का उपयोग कर हम भीड़ के यहाँ से लिखो। हिंसा से निपटने के लिए भी कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। परिस्थिति के अनुसार स्वयं को नियंत्रित कर मुद्दा को समझना चाहिए व दोनों पक्षों की बात सुनते हुए बीच बचाव करते हुए विवेकपूर्ण निदान देना चाहिए। अगर निष्पक्ष निदान देना चाहिए। अगर हिंसा सांप्रदायिक हो तो हमें स्वयं के धर्म से ऊपर उठकर व्यवहारिक तौर पर सुलझाना चाहिए। निष्पक्ष होकर अपनी बात को बताना चाहिए या निष्पादित करना चाहिए। एक प्रशासक के रूप में सभी हितधारकों की देखभाल कर उनकी भावनाओं को समझकर उनसे सहानुभूति जताकर उनकी प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना इसको। वर्तमान समय बात बात पर भड़कने वाली हिंसा, सांप्रदायिक दंगा, मॉब लिंचिंग आम बात हो गई जो शासन प्रशासन को सुचारू ढंग से चलने में बाधा उत्पन्न करती है। हिंसात्मक दंगाओं तो मैंने कहीं वर्ड सुने नहीं है। दंगा सुना है, दंगे सुना है, दंगों सुना है, लेकिन दंगाओं तो कहीं नहीं सुना है। नियंत्रित करने के लिए बुद्धि के साथ साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करना होता है। अच्छा, आप लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में तो खून खौलता होगा कि एक बार गलती कर दी तो उसको 1000 बार बताओगे क्या। इसका उपयोग कर विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्याओं का समाधान कर सकता है। फिर आगे क्या है? बस इतना ही है। अरे और भी तो बताइए प्रभु, इसके अलावा भी और चीजें हैं। और 3 पॉइंट से थोड़ा ना पूरा केस हिस्ट्री सॉल्व होगा। ये आप लोग ना इसमें शब्द खपा देते हो, तो इन शब्दों से बचो, ये फालतू की चीजें हैं, ठीक है। बाकी आप शुरू के सुने, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे लिखना है आपको। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पहले लास्ट क्वेश्चन को तो मुझे सीधा करना है। सीधे करने के लिए मैं क्या करूं? सीधे करने के लिए पहले मैं क्या करूं? इसमें सीधा करने का कोई बटन है? नहीं है, नहीं है सीधा करने का। चलो आपको यहीं से इसको चेक करते हैं। सीधे करने का ये है ना आपका। चलिए भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया? विस्तृत उत्तर दीजिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षक एवं विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष शारीरिक तथा मानसिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से संचालित होती है, किंतु वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान ये व्यवस्था ठप होने लगी। इसी से उबरने में
डिजिटल पहल एक मील का पत्थर साबित हुई। डिजिटलीकरण से शिक्षा व्यवस्था सुचारू हो रही है, साथ ही परंपरागत शिक्षा प्रणाली तो रही ही सुचारू तो रही ही, साथ साथ परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में इसके कई लाभ भी दृष्टिगोचर हुए। लागत प्रभावी, संसाधन बचत, विषय वैविध्य एवं विकल्पता, पर्यावरण अनुकूली। ध्यातव्य कि डिजिटल शिक्षा में कागजों का प्रयोग न के बराबर होता है, जिससे संसाधन लागत तो कम होती है, साथ ही पर्यावरण नुकसान भी कम होता है। वही विद्यार्थियों को अपने अनुरूप विषयों ये लिखना है, ठीक है, विषयों का चयन की विविधता एवं विकल्प तुलनात्मक रूप से अधिक मिलते हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था डिजिटलीकृत करने के समय कई चुनौतियां विद्यमान है, जैसे कि अवसंरचनात्मक अभाव, जागरूकता की कमी, संसाधनों का अपर्याप्त होना इत्यादि। काफी अच्छा ये लिखा है। आप लोगों में जिन बच्चों ने चुनौतियां कम सही से नहीं लिख पाए तो वो ऐसे लिखें शॉर्ट में 3 से 4 लाइन में। गौरतलब है कि सरकार में इनके निपटान हेतु कई कदम यथा डीडी प्रभा, पीएम वाणी, निष्ठा पोर्टल आदि उठाए हैं। गौरतलब कई कदम या कहें कि सरकार ने कई योजनाएं जैसे डीडी प्रभा, पीएम वाणी, निष्ठा पोर्टल आदि का प्रतिपादन किया। उठाए का मतलब हनुमान थोड़ा ना बने हैं, किंतु अभी भी कई सुधार अपेक्षित हैं। कितनी अच्छी लैंग्वेज है। जैसे कि प्रशासनिक इकाइयों को और अधिक प्रतिबद्ध होकर नीतियों को क्रियान्वित करना एवं प्रत्येक योजनाओं तक अंतिम जन की पहुंच सुलभ कराना, साथ ही प्रत्येक मानव को डिजिटल शिक्षा मुहैया कराना। निष्कर्षतः डिजिटलीकरण के फायदे तो होने कि उन्हें प्रभावी बनाने का क्रियान्वयन उचित ढंग से करना होगा, तभी हम। बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। किसका आंसर है ये आंसर किसका है? मेरा। बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने तो। मतलब उत्तर भाषा शैली आपकी बहुत ही अच्छी है। आप में से जिन बच्चों को आंसर ये वाला लिखने में दिक्कत हो रहा है वो ये फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो इस फ्रेम को देख के थोड़ा भाषा शैली को समझें और सोचें कि भाषा शैली को कैसे गुंथित किया गया है, ठीक है। सबसे मजे की चीज़ मुझे ये लगी कि इस यहाँ से जो भाषा गुंथित हुई है वो मतलब टूटी नहीं है, कहीं पे टूटन नहीं हुआ और एक पॉजिटिव निष्कर्ष के तौर पे गया है, ठीक है। तो मतलब अब तक का मुझे सबसे अच्छा आंसर लगा है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग देखें, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि वर्तनियां में त्रुटि नहीं है, तो आप लोग भी ऐसा करें। राइटिंग भी सही है, पैराग्राफ भी जहां होने चाहिए, हालांकि यहाँ पे पैराग्राफ टूट जाता गौरतलब की जगह पे, लेकिन इन्होंने तोड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग ऐसा ही लिखने का प्रयत्न करें। उम्मीद है आपको सारे आंसर आज के समझ में आ गए होंगे, सारे उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। जिन जिन बच्चों ने लिखकर भेजे हैं उनको अपनी कमियां पता चल गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपके द्वारा भेजे गए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।